आरव, रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। दो मुक्के लगने के बाद केवल कुछ ही मायावी आत्माएं अच्छी स्थिति में बची रही। ये दृश्य देखकर ध्यानदीप का रंग चादर के समान सफेद हो गया। ये आरव वास्तव में ऐसा व्यक्ति था जो शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करते हुए अधिक शक्तिशाली हो गया था। अपने इन भाइयों की ताकत के बारे में ध्यानदीप बिल्कुल स्पष्ट था, लेकिन फिर भी वे आरव द्वारा दबंगई से कुचल दिए गए। पहले के दो मुक्कों से उसे भी भय महसूस हुआ। बहुत शक्तिशाली। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के की कोई सीमा नहीं थी? लोगों का यह समूह सभी चौथे स्तर के सोल सागर की ताकत था। यह क्या दर्शाता है? इससे पता चलता है कि जब ये लोग चौथे स्तर के सोल सागर में थे, तब भी एक टीम के रूप में आरव को इस पांचवें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं हरा सकते थे। इसके अलावा जब वे चौथे स्तर के सोल सागर में थे, तो उनके पास अपनी वर्तमान अवधारणाओं की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। आरव ने इन दो मुक्कों का उपयोग करके पूरी तरह से स्पष्ट किया कि शक्तिशाली क्या कहलाता है। ध्यानदीप ने आरव की ओर देखा और अचानक जोर से हंस पड़ा। कितने साल हो गए? अंतरिक्ष मीनार ने आखिरकार एक दिलचस्प युवा का स्वागत किया। आरव, तुम बहुत बढ़िया हो। ये अंतरिक्ष मीनार विरासत अंतिम 3 दौर सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। मुझे निराश मत करो। ये कहते हुए ध्यानदीप ने अपनी तलवार को एक चक्र में घुमाया, फिर अपनी गर्दन की ओर घुमाया। अन्य सभी मायावी आत्माओं ने भी ऐसा ही किया। सभी ने आत्महत्या करने का विकल्प चुना। बहुत जल्द ध्यानदीप और बाकी सभी मृतकों में से पुनर्जीवित हो गए। एक बार फिर आरव के सामने प्रकट हुए। आरव ने अपनी मुट्ठियां बंद की और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई ध्यानदीप। किस बात का शुक्रिया? मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में कभी दया नहीं रही, सिर्फ ताकत रही। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त ताकत नहीं है, तो तुम मुझे अलग नजरिए से देखने के योग्य कैसे हो सकते हो? कौन जानता है कि इस अंतरिक्ष मीनार में कितने मार्शल आर्टिस्ट आए, लेकिन मुश्किल से किसी में इतनी योग्यता थी कि मैं कुछ और कह सकूं, और तुम्हारे पास ये योग्यता है। ठीक है, आगे तुम दूसरे पुरस्कार के स्थान पर जाओ, ध्यानदीप ने कहा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, अलविदा। ठीक है, वाकई सफल हो गया। 7वां स्तर। अंतरिक्ष मीनार के बाहर हर किसी की भावनाएं उबल रही थी। 7वां स्तर, ये एक ऐसा परिणाम था जिसने इतिहास रच दिया। जब से अश्विनी 7वें स्तर पर पहुंची थी, तब से कई हजार साल बीत चुके थे। इस अवधि के दौरान कोई भी अंदर नहीं पहुंच पाया। अश्विनी की शक्ति, किसी ने भी इस पर विवाद करने की हिम्मत नहीं की। कई हजार वर्षों के अंतराल के बाद क्या किसी अन्य दिव्य संरचना संप्रदाय के स्वामी का जैसे अस्तित्व फिर से प्रकट होने वाला था? 7वें स्तर में प्रवेश करने का मतलब था कि आरव कम से कम इन 10,000 वर्षों में शीर्ष 5 में तो शामिल हो ही गया। 10,000 वर्ष। इतिहास की लंबी प्रक्रिया में कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर उठे, फिर लुप्त हो गए। 10,000 वर्षों में सभी प्रतिभाशाली व्यक्तियों में शीर्ष 5 में स्थान पाने में सक्षम होना, ये गौरव। बस इसके बारे में सोचने से ही लोगों में उत्साह भर गया। जल्दी से देखो, तुम लोग जल्दी से देखो, आरव का नाम फिर से बदल रहा है। प्रकाश स्क्रीन पर मूल रूप से सोने के रंग वाले आरव 2 अक्षर धीरे धीरे बैंगनी प्रभा मंडल की एक परत के साथ चढ़ाए गए थे। शुरू में सोने के रंग का नाम बैंगनी प्रभा मंडल की इस परत को जोड़ने के बाद वास्तव में पवित्र हो गया। जब आसपास के मार्शल कलाकारों ने उस नाम को देखा, तो उनके दिलों में वास्तव में पूजा में सजदा करने की भावना पैदा हुई। आरव का नाम वास्तव में बैंगनी सुनहरे रंग का हो गया। ये क्या दर्शाता है? मणिकांत ने आश्चर्य से पूछा। मणिकांत, नील भानु और महालक्ष्मी ने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में एक ऐसा अनुमान था जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। आरव को एक बार फिर से पूरी तरह से राउंड पास करना चाहिए था। दुर्गादास की आवाज अचानक गूंजी, हिस। हालांकि उन्होंने अपने दिल में ये अनुमान लगाया था, लेकिन दुर्गादास को ये कहते हुए सुनकर उनके दिलों में जो झटका लगा, वो शब्दों से परे था। दिव्य संरचना संप्रदाय के स्वामी अश्विनी अंतरिक्ष मीनार से बाहर आने के बाद अंतहीन दुनिया में छा गए थे। ये किंवदंती अब तक सभी जगह प्रचलित थी, लेकिन मणिकांत उन सभी ने पहले कभी नहीं सुना था कि दिव्य संरचना संप्रदाय के स्वामी ने एक बार राउंड को पूरी तरह से पास किया था। पहले 3 स्तरों की तुलना में बीच के 3 स्तरों की कठिनाई
कितनी गुना अधिक थी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी आरव ने राउंड को पूरी तरह से पास किया। आखिर इस अंतरिक्ष मीनार के अंदर आरव ने क्या किया? अगर वो छठे स्तर को भी पूरी तरह से पार कर सकता है तो उसकी वर्तमान शक्ति किस तरह के क्षेत्र तक पहुंच चुकी है? मणिकांत को यह समझना मुश्किल लग रहा था। बीच के 3 स्तर सभी विरोधियों को मार्शल आर्टिस्ट की अपनी सीमा के अनुसार कॉन्फ़िगर करते हैं। आरव का क्षेत्र केवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र है, लेकिन उसकी असली लड़ाकू शक्ति एक बड़ी सीमा को पार कर सकती है। अगर ऐसा है तो उसे इन बीच के 3 स्तरों को साफ करने में बहुत फायदा है, नील भानु ने कहा। ऐसा नहीं है। जब आरव 5वें स्तर पर था तो उसके सामने आने वाले सभी प्रतिद्वंदी प्रथम स्तर के सोल सागर थे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उन सभी विरोधियों को आरव ने मार डाला। नील भानु ने अभी बात खत्म ही की थी कि एक आवाज तुरंत खंडन करने के लिए उछली। हर कोई देखने के लिए मुड़ा। यह वास्तव में गणेश था, जिसे पहले ही 5वें स्तर से बाहर निकाल दिया गया था। गणेश के शब्दों ने एक बार फिर तीव्र लहर पैदा कर दी। क्या आपने कहा कि 5वें स्तर पर आरव के सभी प्रतिद्वंदी वास्तव में प्रथम स्तर के सोल सागर योद्धा थे? मणिकांत की आंखें गेंद की तरह गोल हो गई। गणेश ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। इसके अलावा सरणी गठन में वृद्धि हुई थी। इल्यूजनरी स्पिरिट्स किलिंग एरे की शक्ति बहुत मजबूत है। भले ही मेरे पास अभी 3रे स्तर की सोल सागर शक्ति हो, मैं 5वें स्तर से भी नहीं गुजर पाऊंगा। और मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा कि आरव ने शुरू से ही इल्यूजनरी स्पिरिट्स किलिंग एरे के खिलाफ पूरी तरह से दमन किया, जब तक कि वे सभी मारे नहीं गए। मौन, मौत जैसा मौन। गणेश ने जो खबर लाई वो आरव के नाम के बैंगनी सुनहरे रंग में बदल जाने से भी अधिक आश्चर्यजनक थी। एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार ने वास्तव में बोर्ड भर में सोल सागर क्षेत्र के इल्यूजनरी स्पिरिट्स के एक समूह को दबा दिया और उसने उन सभी को मार भी डाला। इसके लिए कितनी भयानक लड़ाकू शक्ति की आवश्यकता थी? हाँ, ओह ठीक है, आप लोगों ने जिस परफेक्ट कंप्लीशन के बारे में बात की उसका क्या मतलब है? गणेश अभी अभी अंतरिक्ष मीनार से बाहर आया था और अभी भी नहीं जानता था कि परफेक्ट क्लियर का क्या मतलब है। मणिकांत ने गणेश को संक्षेप में समझाया। गणेश उतना हैरान नहीं हुआ जितना उसने सोचा था, क्योंकि उसने पहले ही अंतरिक्ष मीनार में आरव की शक्ति को व्यक्तिगत रूप से देखा था। सिवाय इसके कि मणिकांत की व्याख्या सुनने के बाद गणेश कड़वी मुस्कान के साथ ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, ऐसा लगता है कि 5वें स्तर पर आरव ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लगता है कि 6ठे स्तर पर प्रतिद्वंदी कम से कम 3रे स्तर के सोल सागर क्षेत्र में, शायद 4थे स्तर के सोल सागर में भी हो सकते हैं। उसने वास्तव में पहले की तरह ही सभी विरोधियों को मार डाला। इससे पता चलता है कि 5वां स्तर उसके लिए सिर्फ भूख बढ़ाने वाला था। गणेश ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस बार अंतरिक्ष मीनार की यात्रा वास्तव में उसके और आरव के बीच की दूरी को इतना बढ़ा देगी। वर्तमान आरव पहले से ही इन जूनियर से बिल्कुल अलग स्तर पर था। परशुराम का पूरा शरीर अभी कुछ हद तक कांप रहा था। कितने साल हो गए हैं जब से वो इतना उत्तेजित हुआ था? जब वो अशोक नगरी का स्वामी बना था तब भी वो इतना उत्तेजित नहीं हुआ था। शुरू में चिंता से लेकर अब गर्व और अहंकार, ऐसी परिस्थिति ने उसे, इस बूढ़े व्यक्ति को जिसने जीवन के कष्टों का अनुभव किया था, कुछ हद तक उसके दिल में उत्तेजना भर दी। अभी परशुराम को अनायास ही वो दृश्य याद आ गया जब उसने देवराज और आरती पति पत्नी को अशोक नगरी में मारने की कोशिश की थी। इसके बारे में सोचते हुए उसने वास्तव में उस समय कुछ बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम किया था। यदि उन दोनों के बीच एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छाशक्ति इतनी दृढ़ नहीं थी तो अब उसके पास इतना उल्लेखनीय पोता कैसे हो सकता है? यदि उस समय प्रेमी युगल का उनका वियोग सफल हो गया था तो परशुराम अभी कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। आरव की बढ़ती गति बहुत मजबूत थी। आरव के साथ अशोक नगरी कम से कम 1000 साल के लिए संपूर्ण अनंत दुनिया का शिखर अस्तित्व बन जाएगा। जल्द ही अशोक नगरी तीनों संप्रदायों को पूरी तरह से पीछे छोड़ देगा और इस अंतहीन दुनिया में नंबर एक प्रमुख गुट बन जाएगा। परशुराम एक महत्वाकांक्षी बूढ़ा आदमी था। अशोक नगरी के भविष्य के बारे में सोचते हुए वो काफी परेशान था। विरासत स्थान में आरव प्रकट हुआ, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जम गई। एक काले कपड़े वाला आदमी इस समय अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था और उसकी पीठ आरव की ओर थी। तुम बहुत अच्छे हो। इन हाल के 10,000 वर्षों में तुम पहले 6 स्तरों को पूरी तरह से पार करने वाले पहले युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। यह काले कपड़े वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से विरासत स्थान में पहले वाला रहस्यमय व्यक्ति था। इस रहस्यमय व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से प्रकट होने के बारे में आरव काफी आश्चर्यचकित था। उसने ये भी सोचा कि यह व्यक्ति पहले की तरह होगा, किसी गुप्त स्थान से यहां दूर से नियंत्रण कर रहा होगा। ऐसा लगता है कि लगातार कई बार राउंड को पूरी तरह से क्लियर करने से इस काले कपड़े वाले व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से नया मूल्यांकन हो गया था। तो आपको लगा कि मेरे पास आपको व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति देने की योग्यता है? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा
और वो इस अनुग्रह से बहुत अभिभूत नहीं था। काले कपड़े वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से काफी आश्चर्यचकित था। ये लड़का हमेशा से ही इतना शांत और संयमित लग रहा था। कुछ भी उसे स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं कर सकता था। वो पूरी तरह से निचले क्षेत्र के युवाओं से अलग नहीं था। इस लड़के ने वास्तव में पहले भी उससे मोलतोल किया था, जिससे वो बहुत नाराज हुआ था। अब जब वो व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए आया था, तब भी इस लड़के के चेहरे पर मुक्का मारने जैसा भाव था। वाकई लोगों को ये बात नाराज कर देती है। काले कपड़े वाला व्यक्ति कुछ नहीं बोला। उसने बस लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। आरव के हाथ में एक छोटी बोतल दिखाई दी। यह आपके दूसरे परफेक्ट क्लियर का इनाम है, काले कपड़े वाला व्यक्ति बोला। आरव ने अपनी हथेली जांची और इस छोटी बोतल को नापने से खुद को रोक नहीं पाया। बोतल के अंदर बिल्कुल खाली जगह थी और उसमें सिर्फ ताजा खून की एक बूंद थी। खून की ये बूंद साफ तौर पर आम खून जैसी नहीं थी। ये चमकीले लाल रंग की नहीं थी, बल्कि चमकीले लाल रंग में सुनहरा रंग दिख रही थी। ये दृश्य देखकर आरव के चेहरे पर भाव बदल गए। ये कोई दिव्य जानवर का खून हो सकता है? आरव ने स्पष्ट रूप से इस वस्तु को पहचान लिया और आश्चर्य में बोला। काले कपड़े वाला व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़ा, लेकिन उसका चेहरा काले लबादे में छिपा हुआ था। आरव कुछ भी नहीं देख पा रहा था। इसके अलावा आरव को लगा कि उसकी आंखों के सामने काले कपड़े वाला व्यक्ति बिल्कुल अवास्तविक अनुभूति दे रहा था। वो स्पष्ट रूप से उसके सामने खड़ा था, लेकिन बहुत दूर लग रहा था। इससे उसके दिल में थोड़ी आशंका हुई। काले कपड़े वाले व्यक्ति की ताकत शायद कोई आम ताकत नहीं थी। क्या तुम सच में दिव्य पशु रक्तसार के बारे में जानते हो? लगता है तुम्हारी पृष्ठभूमि सामान्य नहीं है, काले कपड़े पहने व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा। आरव ने गहरी सांस ली और अपने दिल में झटके को जोर से दबाया और कहा, आप मजाक कर रहे हैं वरिष्ठ। इस ताजा खून में यह हल्का सुनहरा रंग छोड़ता है। यह राक्षसी जानवरों के दिव्य जानवर बनने की शुरुआत की पहचान है। यह दूसरा परफेक्ट क्लियर का इनाम बस बहुत उदार था। आरव भी अपने दिल में कांपने से खुद को नहीं रोक सका जब उसने रक्त सार की इस बूंद को पहचाना। दिव्य जानवर की पहचान क्या थी? हर दिव्य जानवर सभी वास्तविक देवता क्षेत्र की शक्तियां थी। स्वर्ग के इस हिस्से के नीचे तथाकथित दिव्य जानवर वास्तव में सभी बकवास थे। अधिक से अधिक उन्हें केवल दिव्य जानवर संतान के रूप में ही सम्मानित किया जा सकता था। इस दुनिया में अब सच्चे दिव्य जानवर मौजूद नहीं थे। इसलिए आरव के हाथों में रक्त की ये बूंद कितनी कीमती होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आरव जानता था कि दिव्य क्षेत्र में कुछ राक्षसी जानवर भी हैं। उनका रक्त भी इसी तरह का रंग का था। हालांकि वे कुछ राक्षसी जानवर दिव्य क्षेत्र के सभी चरम अस्तित्व थे। मानव मार्शल कलाकारों में केवल 10 महान दिव्य राजाओं जैसे अस्तित्व ही उनके बराबर हो सकते हैं। उनका रक्त प्राप्त करना केवल इच्छाधारी सोच से अधिक कुछ नहीं था। आरव कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो वास्तव में इस अंतरिक्ष मीनार के अंदर इस तरह की रक्त की बूंद प्राप्त कर सकता है। हे तुम, ये लड़का, वास्तव में दिलचस्प हो। वास्तव में इस तरह की चीज के बारे में जानना। ये सही है, ये असली ड्रैगन के रक्त की एक बूंद है। चूंकि तुम जानते हो कि ये एक दिव्य जानवर का रक्त सार है, इसलिए इसके उपयोग के बारे में तुम्हें मुझसे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? काले कपड़े पहने व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने आरव कमतरा का, लेकिन आरव का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में अविश्वास का भाव था और उसने कहा, तुमने क्या कहा? ये असली ड्रैगन का खून है? इस बार आरव वाकई हैरान रह गया। हालांकि देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोग पहले ही बादलों की तरह गायब हो चुके थे, लेकिन देवता क्षेत्र की खोज में लगे मार्शल कलाकारों के कदम कभी नहीं रुके थे। देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों की किंवदंती भी हमेशा दिव्य क्षेत्र में प्रसारित होती रही। दिव्य जानवर निस्संदेह अत्यंत दुर्जेय अस्तित्व थे, लेकिन दिव्य जानवरों में श्रेष्ठता और हीनता का भेद भी था। 4 महान दिव्य जानवर स्पष्ट रूप से दिव्य जानवरों के बीच सबसे उच्च अस्तित्व थे। अब आरव को वास्तव में ड्रैगन के खून की एक बूंद मिल गई। भले ही ये खून की बूंद उस जानवर से आई हो जो अभी तक पूरी तरह से विकसित होकर दिव्य जानवर नहीं बना था, फिर भी ये एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु थी। हे बेटा, क्या तुम अभी कहोगे कि ये महान व्यक्ति तुम्हें जो चीजें देती है वे बेकार है? काले कपड़े वाले व्यक्ति ने कुछ उपहास के साथ कहा। आरव अवाक रह गया। इस आदमी को अभी तक ये बात याद थी। इस व्यक्ति की ताकत अथाह थी। ये सोचना कि वो वास्तव में इतना संकीर्ण सोच वाला था, अनजाने में आरव को अपने दिल में घृणा महसूस करा रहा था। लेकिन उसने इतनी सारी मूल्यवान चीजें दे दी। आरव उसे एक फाड़ कर कभी भी नहीं दे सकता था। उसने बस अपने हाथ जोड़े और कहा, वरिष्ठ के उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरव कोई पहाड़ी आदमी नहीं था जिसने दुनिया नहीं देखी थी। सदमे के बाद आरव ने बहुत जल्दी अपनी मनस्थिति को समायोजित किया और ठीक हो गया। जब काले कपड़े वाले व्यक्ति ने देखा कि आरव वास्तव में इतनी जल्दी सामान्य हो गया है, तो वो भी मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ।
यहां तक कि एक व्यक्ति जो सामान के बारे में नहीं जानता था, वो भी जानता था कि असली ड्रैगन के खून जैसी वस्तु कितनी कीमती है। आरव की तो बात ही छोड़िए, जिसने इसे एक नजर में पहचान लिया। ऐसे प्रलोभन का सामना करते हुए ये युवक वास्तव में इतना शांत रह सका। इसने अनजाने में काले कपड़े वाले व्यक्ति के आरव के मूल्यांकन को एक बार फिर से एक स्तर ऊपर उठा दिया। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, ये नियम उस व्यक्ति ने तय किए हैं। चूंकि तुमने दूसरी बार पूरी तरह से सफलता प्राप्त की है, इसलिए ये वो पुरस्कार है जिसके तुम हकदार हो। लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है, असली ड्रैगन का खून असामान्य रूप से अत्याचारी है। तुम्हारी वर्तमान सीमा अभी भी बहुत कम है। मेरी सलाह है कि इसे लेने से पहले तुम दिव्य पागमन क्षेत्र के बाद तक प्रतीक्षा करो। अन्यथा अगर तुम असली ड्रैगन के खून से लदे होने के कारण फट गए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा। सच्चे ड्रैगन का खून बहुत ही अत्याचारी और हिंसक था। साधारण मार्शल कलाकार इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अगर साधारण मार्शल कलाकारों को सच्चे ड्रैगन का खून मिल भी जाए तो वे भी इसे आसानी से पीने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन आरव ने हंसते हुए कहा, हालांकि दिव्य पागमन क्षेत्र में सच्चे ड्रैगन का खून लेना सुरक्षित है, लेकिन मुझे इससे अब उतना लाभ नहीं होगा। वर्तमान में मेरा सार ऊर्जा सागर अभी कुछ समय पहले ही खुला है। इस सच्चे ड्रैगन के खून का सेवन करना बिल्कुल सही समय है। जब आरव को पता चला कि यह सच्चे ड्रैगन का खून है तो उसने तुरंत इसे पीने का मन बना लिया। आरव स्वाभाविक रूप से सच्चे ड्रैगन के खून की दबंगता को जानता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि इस समय उसकी स्थिति सच्चे ड्रैगन के खून का सेवन करने के लिए बिल्कुल सही समय है। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र एक नई शुरुआत थी और ये भविष्य में सभी सीमाओं की नींव भी थी। 4 महान दिव्य जानवर स्वर्ग और पृथ्वी के प्रिय थे। सच्चे ड्रैगन के खून में मार्शल कलाकार की रक्त रेखा को फिर से आकार देने का शक्तिशाली प्रभाव था। यह न केवल मार्शल कलाकार को थोड़े समय में अपनी सीमा बढ़ाने दे सकता था, बल्कि ये मार्शल कलाकार की स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा के साथ आत्मीयता को कई स्तरों तक बढ़ा सकता था, जिससे मार्शल कलाकार की साधना की गति बहुत बढ़ जाती थी। मार्शल कलाकारों के लिए यह बस एक अमूल्य खजाना था। यह सुनकर काले कपड़े पहने आदमी ने ठंडी हंसी उड़ाई और कहा, बेटे, मैं मानता हूं कि तुम असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो, लेकिन घमंडी और अतिशयोक्तिपूर्ण मत बनो। घमंडी लोगों का कभी कोई अच्छा अंत नहीं होता। भले ही तुम दिव्य पशु रक्तरेखाओं के बारे में जानते हो, लेकिन तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया कि दिव्य पशु रक्तरेखाएं कितनी शक्तिशाली है ना? सच्चे ड्रैगन का खून दिव्य पशु रक्तरेखाओं के बीच भी एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व है। यदि तुम इसे अपनी वर्तमान सीमा के साथ निगल जाओगे तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, चूंकि ये असली ड्रैगन का खून मेरा इनाम है तो मैं ही वो व्यक्ति हूं जो तय करूंगा कि मैं इसे कब लूं, है ना? काले कपड़े वाले व्यक्ति का चेहरा अनायास ही भराया और उसने गुस्से से कहा, ठीक है, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें प्रतिभा है, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं। चूंकि तुम खुद मौत को गले लगा रहे हो तो इसके लिए मैं दोषी नहीं हूंगा। हालांकि तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव बहुत बुरा है। अगर तुम आज नहीं मरते तो भी भविष्य में अपने जंगली अहंकार के कारण तुम मर जाओगे। हालांकि आरव न तो चिंतित था और नहीं चिंतित, उसने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ की चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे मामले में मेरे दिल में एक हिसाब है। सच्चे ड्रैगन का खून बहुत शक्तिशाली होता है। अगर मैं इसकी पूरी ताकत नहीं निकाल पाया तो क्या यह भगवान के अच्छे उपहारों की बर्बादी नहीं होगी? क्या तुम सहमत नहीं हो, वरिष्ठ? तुम्हें शुभकामनाएं, काले कपड़े वाले व्यक्ति ने ठंडी सांस के साथ कहा और उसके साथ गायब हो गया। आरव ने अपने हाथ में सच्चे ड्रैगन के खून को देखा और खुद को असहज महसूस करने से नहीं रोक सका। उसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि इस बार अंतरिक्ष मीनार की यात्रा लाभ वास्तव में इतने भरपूर होंगे। चाहे वो नामहीन सार ऊर्जा हो या स्पेस टेल या 9 वर्णों का सच्चा शब्द सूत्र, वे सभी शीर्ष पायदान के खजाने थे। यहां तक कि दिव्य क्षेत्र में रखे जाने पर भी इसे पाना बहुत मुश्किल था। और छठे स्तर की पूर्णता वास्तव में उसे सच्चे ड्रैगन के खून की एक बूंद से पुरस्कृत करेगी। यह वास्तव में एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। ऐसे शब्द कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं थी। मार्शल आर्टिस्ट जिनके हाथ सच्चे ड्रैगन के खून पर लगे और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, उनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने पुराने स्व को त्याग दिया और फिर से जन्म लिया। भले ही वो सुअर हो, उसकी साधना की गति भी इतनी तेज होगी कि इससे आम लोग निराश हो जाएंगे। सार ऊर्जा की साधना हमेशा से ही श्रमसाध्य काम रही है। हालांकि आरव पिल को पॉप कर सकता था, साथ ही उसकी सीमा लगातार बढ़ती जा रही थी। औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकताएं भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। अब उसके पास अपनी साधना का समर्थन करने के लिए कोई मेडिसिन किंग हॉल नहीं था। भले ही वो औषधीय जड़ी बूटियों की लागत वहन कर सकता था, लेकिन वो इतनी उच्च स्तरीय औषधीय जड़ी बूटियां भी नहीं पा सकता था।
इसके अलावा सच कहूं तो इस शरीर की प्रतिभा ईमानदारी से बहुत ज्यादा नहीं थी। इसने आरव की साधना गति पर भी बहुत बड़ी बाधाएं खड़ी कर दी। आरव की सीमा अब तक बढ़ रही थी, जो मूल रूप से औषधीय गोलियों और भाग्यशाली मुठभेड़ों पर निर्भर थी। नियमित साधना समय का सख्ती से पालन करना वास्तव में बहुत ज्यादा था। इस सच्चे ड्रैगन के खून के साथ उसे भविष्य में इस समस्या की साधना गति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तुरंत आरव बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया और अपने शरीर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हार्ट लाइक स्टिल वाटर हार्ट दायरे में प्रवेश किया। सच्चे ड्रैगन का खून बहुत शक्तिशाली था, लेकिन जैसा कि काले कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा, एक पल की लापरवाही और यह मार्शल आर्टिस्ट को तब तक दबाकर रख देगा जब तक कि वे फट न जाएं। भले ही आरव को इस सच्चे ड्रैगन के खून को अपने अधीन करने का भरोसा था, लेकिन उसने जरा भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। यह किसी की जान से खेलने जैसा था। आरव ने सावधानी से छोटी बोतल खोली। एक अद्वितीय अत्याचारी आभा बाहर निकली, जो इस पूरे स्थान को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। तुरंत आरव ने एक सच्चे ड्रैगन को छोटी बोतल से बाहर निकलते हुए देखा, जो हवा में चक्कर लगा रहा था। वाकई सच्चे ड्रैगन का खून होने का हकदार है, भले ही यह रक्तसार की एक बूंद ही क्यों न हो। इसमें भी बहुत शक्ति है। आरव ने आह भरते हुए प्रशंसा की। बिना किसी हिचकिचाहट के आरव ने सीधे रक्तसार को अपने पेट में निगल लिया। तुरंत ही उसे ऐसा लगा जैसे उसका आंतरिक शरीर जल रहा है। केवल इसी क्षण आरव को पता चला कि वास्तव में आंतरिक अंगों का जलना क्या कहलाता है। आरव अपनी लंबी चीख को रोक नहीं सका, जो पूरे विरासत स्थान में गूंज उठी। शून्य के अंदर काले कपड़े पहने व्यक्ति ने इस दृश्य को उदासीनता से देखा और ठंडे स्वर में कहा, एक बदमाश जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता। पहले तो लगा कि तुम दूसरों से कुछ अलग हो, फिर भी नहीं सोचा था कि तुम मूर्ख हो। सच्चे ड्रैगन के खून को परिष्कृत करते हुए सबसे भयानक चीज सच्चे ड्रैगन के खून में निहित ऊर्जा नहीं है, बल्कि भयानक सच्चे ड्रैगन की इच्छा शक्ति है। यहां तक कि दिव्य पागमन क्षेत्र मार्शल कलाकारों के लिए भी लापरवाही का एक पल और वे सच्चे ड्रैगन की इच्छा शक्ति द्वारा अपनी इच्छा को नष्ट कर देंगे, एक चलती लाश बन जाएंगे। इसे भूल जाओ। ऐसा मूर्ख, अगर वो मर गया है तो वो मर गया है, इसके लिए पछतावा करने की कोई बात नहीं है। आरव ने अपने दांतों को तब तक भींचा जब तक कि वे चटकने न लगे। उसके शरीर पर त्वचा और मांस का एक एक इंच चल रहा था। सतह की त्वचा और फ्लैश वास्तव में धीरे धीरे फट गए, बहुत भयानक लग रहे थे। आरव अभी भी हार्ट लाइक स्टिल वाटर हार्ट दायरे में था। सारा दर्द विशेष रूप से ज्वलंत दिखाई दिया। उस पीड़ा ने लोगों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। सच्चे ड्रैगन का खून वाकई असामान्य रूप से अत्याचारी था। यह वास्तव में आरव को जबरन मौत के घाट उतारना चाहता था। उस समय आरव की सभी मेरिडियन में हर जगह हिंसक ऊर्जा भरी हुई थी। यहां तक कि जब आरव ने आत्मा को अपनी सीमाओं तक घुमाया, तब भी वो उन हिंसक ऊर्जाओं को पचाने में असमर्थ था। बहुत जल्द आरव एक चरम संकट में पड़ गया। आरव की दयनीय उपस्थिति को देखकर काले कपड़े वाला व्यक्ति उसे फिर से डांटने से खुद को नहीं रोक सका। हे, कठिनाइयों का स्वाद चखा, है ना? तुम्हें घमंडी होने के लिए कौन कहता है? भले ही इस सच्चे ड्रैगन का खून किसी वास्तविक परिपक्व दिव्य जानवर का रक्त सार नहीं है, लेकिन इसके भीतर निहित ऊर्जा भी ऐसी नहीं है जिसे तुम जैसे छोटे से सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र वश में कर सके। सच में मूर्ख। जैसे ही काले कपड़े वाले व्यक्ति ने यह कहा, उसने अचानक एक उदास आह भरी। उन्होंने कहा, आखिरकार एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को खोजने में कामयाब हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि वो वास्तव में ऐसे ही मर जाएगा। वो व्यक्ति वाकई, उसे किसी सच्चे ड्रैगन का खून क्यों देना पड़ा? अब यह बहुत बढ़िया है ना? इस तरह के किसी और प्रतिभाशाली व्यक्ति का इंतजार करना पता नहीं कितने साल लगेंगे। अंतरिक्ष मीनार के बाहर अचानक हलचल मच गई। सोल सागर क्षेत्र का एक मार्शल कलाकार अंतरिक्ष मीनार में घुसा और सीधे मणिकांत की ओर भागा। गठबंधन प्रमुख, हालात खराब है। उस मार्शल कलाकार के पास बहुत ही तत्परता थी। मणिकांत का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने फिर भी धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? यह मार्शल कलाकार उसका विश्वास पात्र था। वो गठबंधन के मामलों से निपटने में बीरबाहु गुरुकुल के बड़े बुजुर्ग की सहायता करने के लिए अशोक नगरी में रुका था। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ असाधारण हुआ है। वास्तव में उस मार्शल कलाकार ने धार्मिक आक्रोश के भाव के साथ कहा, भयंकर आंधी दुनिया के 5 महान विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़े, सीधे उत्तरी डोमेन के दक्षिण पूर्वी रणनीतिक शहर क्लाउड आयरन सिटी पर हमला किया और कब्जा कर लिया और ट्रांसमिशन सरणी को सक्रिय कर दिया। अब भयंकर तूफान दुनिया के मार्शल कलाकारों ने पहले से ही उत्तरी डोमेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। एक ही बार में दक्षिण पूर्वी पक्ष के 3 शहरों पर हमला किया और कब्जा कर लिया। इसके अलावा इसके साथ ही सभी के भाव बदल गए।
भयंकर आंधी दुनिया के 5 महान टाइटन्स व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ रहे थे। ये भयानक था। भयंकर आंधी दुनिया ने इतने समय तक दक्षिणी डोमेन में प्रवेश करने के बाद कोई गतिविधि नहीं की। ये सोचना कि एक बार जब वे बाहर निकले तो ये इतना तेज, सटीक और भयंकर था। मणिकांत वे सभी मूल रूप से सोचते थे कि अंतहीन जंगल के साथ, इस प्राकृतिक सुरक्षात्मक रक्षा के साथ, भयंकर आंधी दुनिया एक साथ आक्रमण करना चाहती थी, जो कम समय में पूरा नहीं हो सकता था। कौन जानता था कि ये 5 टाइटन्स वास्तव में मारने के लिए जाने में इतने निर्णायक होंगे, सीधे हमला करेंगे। दिव्य पारगमन दायरे के नीचे के लोग सीधे उड़ान भरने में असमर्थ थे। केवल दिव्य पारगमन दायरे में प्रवेश करके ही कोई खुद को बचाने के लिए पर्याप्त क्षमता प्राप्त कर सकता था। 5 महान टाइटन्स व्यक्तिगत रूप से ट्रांसमिशन सरणी को जब्त करने के लिए आगे बढ़े। ये वही था जिसकी मणिकांत ने इससे पहले उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा क्या? एक महिला की तरह मत बनो, जल्दी से कहो, मणिकांत ने उत्सुकता से कहा। उस मार्शल आर्टिस्ट ने दुख और गुस्से के भाव के साथ कहा। इसके अलावा भयंकर आंधी दुनिया ने उन 3 शहरों पर कब्जा करने के बाद वास्तव में लोगों को मारने का आदेश जारी किया। उन 3 शहरों में सभी अंतहीन दुनिया मार्शल आर्टिस्ट को मार डाला। गिनती सबसे अधिक संभावना लाखों में है। क्या? आपने क्या कहा? तीनों शहरों में सभी को मार डाला गया? मणिकांत को अपने कानों पर थोड़ा संदेह हुआ। क्या यह हो सकता है कि वे सभी लोग पागल थे? आरव ने जो कहा और अब जो स्थिति उन्हें पता चली, उसके अनुसार भयंकर आंधी दुनिया केवल अंतहीन दुनिया के संसाधनों के लिए आई थी। यदि वे समझौता करने की रणनीति अपनाते तो अंतहीन दुनिया में निश्चित रूप से बहुत से लोग होते जिनका दृढ़ निश्चय सुदृढ़ नहीं होता और वे दूसरी तरफ चले जाते। लेकिन एक बार जब शहर को कत्ल करने जैसी रणनीति लागू की जाती तो निस्संदेह ये अंतहीन दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों के उन्मादी प्रतिरोध को जगाती। इतना सरल तर्क। क्या यह हो सकता है कि उन भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों को पता नहीं था? अंतहीन दुनिया के लिए 10 लाख मार्शल कलाकार एक छोटी सी संख्या थी, लेकिन इस बार शहरों के निवासियों के नरसंहार का इस युद्ध पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ये अंतहीन दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों को प्रतिरोध में उठने के लिए मजबूर कर रहा था। या तो तुम मरो या मैं नाश हो। भयंकर आंधी दुनिया के काम करने के तरीके ने सभी को बहुत हैरान कर दिया। हमने दक्षिणी क्षेत्र में कई गुप्त एजेंट तैनात कर दिए थे। अंतहीन जंगल के पास कई गुप्त संतरी भी हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पहले से कुछ भी पता नहीं लगाया? मणिकांत ने गुस्से से कहा। हालांकि अंतहीन जंगल के दोनों छोरों ने मूल रूप से संपर्क तोड़ दिया था, लेकिन एलायंस चीफ के तौर पर मणिकांत दक्षिणी क्षेत्र में कुछ मुखबिर तैनात करने के तरीकों के बारे में कैसे नहीं सोच सकते थे? अगर स्थिति से अनजान था तो इस युद्ध को लड़ने की भी जरूरत नहीं थी। उस योद्धा ने सिर हिलाकर कहा, दक्षिण की ओर से कोई समाचार नहीं भेजा गया। अंतहीन जंगल में छिपे हुए एजेंटों ने इसका पता लगा लिया, लेकिन 5 महान शिखर संप्रभु की गति बहुत तेज थी। वे समय पर सूचना नहीं भेज पाए। मणिकांत को सिर दर्द होने लगा। तीनों शहर मणिकांत के लिए जमीन का एक छोटा सा क्षेत्र थे, लेकिन एक बार यह छेद खुल गया तो भयंकर आंधी दुनिया इन तीनों शहरों के माध्यम से सुदृढ़ीकरण भेज सकती थी। इस क्षेत्र युद्ध को भी आधिकारिक रूप से शुरू हुआ माना जाता था। बूढ़े दुर्गादास, आप इसे कैसे देखते हैं? मणिकांत भी इस समय बहुत परेशान था और केवल दुर्गादास से पूछ सकता था। इस दौरान दुर्गादास ने भी अपनी भौहें कसकर बंद कर रखी थी। मणिकांत को पूछताछ करते देख उसने हाथ हिलाया और कहा, आप पहले दूसरों को वापस ले जाइए। मैं यहां आरव और बाकी 2 के बाहर आने का इंतजार करूंगा। फिर से फैसला करने से पहले दूसरे पक्ष के शहरों को तबाह करने के इरादे का पता लगाइए। इसके अलावा ये जानकारी दुनिया भर में फैलाइए। अंतहीन दुनिया में मौजूद हर मार्शल आर्टिस्ट को पता चल जाना चाहिए कि उनके पास पहले से ही कोई रास्ता नहीं है। अगर ये भयंकर आंधी दुनिया की हार नहीं है तो ये हमारी अपनी मौत है। दुर्गादास स्पष्ट रूप से ये नहीं समझ पाए कि दूसरा पक्ष क्या खेल रहा था। जब से साम्राज्य मार्ग एक साथ जुड़े हैं, तब से अंतहीन दुनिया को भयंकर आंधी दुनिया के बारे में जो जानकारी थी वो बहुत कम थी। वे बस कोई प्रभावी प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थे। यह सुनकर मणिकांत ने एक गहरी सांस ली और कहा, बस यही है। फिर मुझे बूढ़े दुर्गादास को परेशान करना होगा। मैं उन्हें तुरंत वापस लाऊंगा। दुर्गादास की भौहें कसकर बंद थी। उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने अपना सिर उठाकर प्रकाश स्क्रीन पर उस बैंगनी सुनहरे नाम को देखा। मणिकांत द्वारा सभी को ले जाने के बाद ही दुर्गादास ने आरव के नाम को देखा और एक लंबी सांस के साथ कहा, आरव, तुम ही अंतहीन दुनिया की आखिरी उम्मीद हो। जल्दी से मजबूत हो जाओ। विरासत स्थान के अंदर आरव की सांसें कमजोर होती जा रही थी। सच्चे ड्रैगन के खून में निहित असीम ऊर्जा उसे तब तक भरती दिख रही थी जब तक कि वो फटने वाला नहीं था। ठीक इसी समय एक राजसी चेतना ने तुरंत आरव की चेतना के समुद्र के अंदर घुसपैठ की
और एक नीले ड्रैगन के रूप में बदल गई। लड़के, तुम वास्तव में इस महान सच्चे ड्रैगन के खून को परिष्कृत करने की हिम्मत करते हो। अपनी अज्ञानता की कीमत चुकाओ। नीला ड्रैगन आरव की चेतना के समुद्र के अंदर बहुत घमंडी था। इस समय हालांकि आरव असनीय दर्द में था, हार्ट लाइक स्टिल वाटर हार्ट दायरे के तहत वो अभी भी अपनी चेतना को संरक्षित कर सकता था। इस यंग मास्टर के सामने तुम खुद को महान कहने की हिम्मत करते हो? आरव ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, तुम एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के छोटे कमीने हो। हमारी महान ड्रैगन जाति के सामने घमंडी होने की हिम्मत कैसे हुई? रुको जब तक मैं तुम्हारी चेतना को पूरी तरह से नष्ट न कर दूं और तुम्हें चलती फिरती लाश में बदल न दूं। देखो इस ड्रैगन के सामने तुम्हें अभी भी क्या घमंड करना है। नीला ड्रैगन जोर से हंसते हुए बोला। तुम जैसे लोगों के साथ? आरव ने तिरस्कार भरी नजर से कहा। अज्ञानी बच्चा, अपनी मृत्युशया पर भी जिद्दी बना हुआ है। हालांकि ये ड्रैगन बची हुई चेतना का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन तुम जैसे सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बदमाश से निपटना, क्या ये तुम्हें आसानी से नहीं हरा सकता? ध्यान से देखो, ये ड्रैगन अभी तुम्हारी चेतना को पूरी तरह से मिटा देगा। बात खत्म करते हुए नीला ड्रैगन ने एक ड्रैगन की दहाड़ लगाई, जो तब तक चौंका देने वाली थी जब तक कि आरव की चेतना लगभग ढह नहीं गई और लगभग खत्म हो गई। लानत है, सुनहरे पात्रों की ओर से अभी तक कोई गतिविधि क्यों नहीं हुई है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये घटिया ड्रैगन वास्तव में मेरी चेतना को नष्ट कर देगा। नीले ड्रैगन की इच्छा कोई मजाक नहीं थी। वे इस आसमान के नीचे सबसे गर्वित अस्तित्व थे और सबसे दबंग अस्तित्व भी। यहां तक कि बची हुई इच्छा का एक छोटा सा संकेत भी बेहद गर्वित और शक्तिशाली था। आरव बिना किसी डर के इंतजार कर रहा था। वो जिस पर भरोसा करता था वो स्वाभाविक रूप से उसकी चेतना के समुद्र में सुनहरे अक्षर थे, लेकिन अब तक उनमें कोई हलचल नहीं थी। लानत है, अंत में मुझे अभी भी खुद पर भरोसा करना होगा। थाउजेंड एगमेंटिंग सोल ओ इनकैटेशन, मेरे लिए तोड़ो। आरव ने अपनी चेतना को एक तलवार में बदल दिया जो उस नीले ड्रैगन की ओर वार कर रही थी। हा, तुच्छ चाले, इस ड्रैगन से बस इसी तरह से निपटना चाहते हैं? नीला ड्रैगन ने एक ड्रैगन पंजा बढ़ाया और उस तलवार को हल्के से पकड़ लिया। फिर भी ठीक इसी समय आरव की चेतना के सागर के भीतर का काला मन का अचानक कांप उठा। अगले ही पल उस विशाल नीला ड्रैगन भ्रम को बिजली का झटका लगा। वास्तव में वो अपना पूरा शरीर हिलाने में असमर्थ हो गया। उसने जो ड्रैगन पंजा बढ़ाया था वो भी वही जम गया, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। फुसफुसाओ। आरव द्वारा संघनित आत्मा तलवार ने नीले ड्रैगन भ्रम को भेद दिया। चेतनाओं के बीच टकराव सबसे खतरनाक था। आरव की आत्मा तलवार ने उसकी सभी उपलब्धियों को दिव्य आत्मा पर संघनित कर दिया। यह हमला किसी भी तरह से महत्व ही नहीं था। इस ड्रैगन को सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के एक बदमाश ने कैसे मार सका? असंभव, नीले ड्रैगन की दहाड़ धीरे धीरे कमजोर होती गई जब तक कि वो प्रेत शून्य में बदल नहीं गया और अंत में गायब हो गया। आरव ने एक लंबी सांस छोड़ी, अपनी चेतना के सागर में उस काले मनके को विस्मय से देखते हुए। आखिर इस काले मनके की उत्पत्ति क्या है? वास्तव में एक सच्चे ड्रैगन की इच्छा को रोकने के लिए ऐसी शक्ति पैदा करने में सक्षम होना? अगर आज काले मनके ने स्थिति को ठीक नहीं किया होता तो आरव के लिए नीले ड्रैगन को इतनी आसानी से खत्म करना बिल्कुल असंभव था। यह काला मनका बहुत रहस्यमय था। यह भी नहीं पता कि इसकी उत्पत्ति क्या थी, लेकिन आज के मामलों के माध्यम से आरव पुष्टि कर सकता है कि इस काले मनके की उत्पत्ति बिल्कुल असाधारण थी। यह जानना जरूरी था कि एक सच्चे ड्रैगन के पास इस दुनिया में सबसे मजबूत इच्छा शक्ति होती है। यहां तक कि आरव ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि उसे इससे निपटने का पूरा भरोसा है, लेकिन वो काला मोती बस थोड़ा सा कांप उठा और उस इच्छा शक्ति से बना नीला ड्रैगन वास्तव में हिलने में असमर्थ हो गया। इस समय आरव को यह जानकर निराशा हुई कि उसके पास कई चौंकाने वाले रहस्य हैं, फिर भी वो उनमें से एक को भी नियंत्रित नहीं कर सका। बहुत ज्यादा सोचने का समय नहीं है, बेहतर है कि सच्चे ड्रैगन के खून को जल्दी से जल्दी सोख लिया जाए। आरव ने बहुत जल्दी अपने मन को शांत किया और सच्चे ड्रैगन के खून को पूरी ताकत से सोख लिया। सच्चे ड्रैगन की इच्छा के मार्गदर्शन के बिना यह सच्चे ड्रैगन का खून बहुत ज्यादा आज्ञाकारी हो गया। यह पहले की तरह अत्याचारी और क्रूर नहीं रहा। ड्रैगन के खून में मौजूद शक्तिशाली ऊर्जा ने लगातार आरव के शरीर को बपतिस्मा दिया, जिससे उसकी सार ऊर्जा मजबूत हुई। आरव की आभा को नंगी आंखों से तेजी से मजबूत होते देखा जा सकता था। आधे दिन के बाद आरव ने सफलतापूर्वक 6ठे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन में प्रवेश किया। क्या हो रहा है? वो लड़का वास्तव में टूट रहा है। जब काले कपड़े वाले व्यक्ति ने देखा कि आरव पहले से ही गंभीर रूप से घायल है और मरने के कगार पर है, तो वो अब उस पर और अधिक ध्यान देने के लिए अनिच्छुक था। इस समय अचानक किसी को टूटते हुए देखकर उसने जल्दी से आरव पर ध्यान दिया। इस नजर से वो डर से उछलने से खुद को रोक नहीं सका। आरव के शरीर पर दरारें
और त्वचा न केवल इस समय नए जैसी हो गई, बल्कि ये पीतल के रंग की भी हो गई, जिससे हल्की सी शक्तिशाली शक्ति निकल रही थी। आरव ने न केवल घायल होने का जरा भी संकेत नहीं दिखाया, बल्कि उसकी आभा भी भयानक रूप से शक्तिशाली हो गई थी। क्या वो वास्तव में सच्चे ड्रैगन के खून को परिष्कृत करने में सफल रहा? ये कैसे संभव है? सच्चे ड्रैगन की इच्छा असामान्य रूप से क्रूर और अत्याचारी है। वो केवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में है। वो संभवतः सच्चे ड्रैगन की इच्छा को कैसे हरा सकता है? इस बार काले कपड़े वाला व्यक्ति वास्तव में हैरान था। आरव की आभा बिना रुके बढ़ती गई। छठे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन को तोड़ने के बाद भी गति कम नहीं हुई, बल्कि सातवें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ती गई। उसी समय आरव का कंकाल भी हिल रहा था। उसका शरीर अभी भी ड्रैगन के खून के बपतिस्मा से गुजर रहा था। जब काले कपड़े पहने व्यक्ति ने यह दृश्य देखा तो वो वास्तव में आश्चर्यचकित हो गया, जब तक कि वो बोल नहीं सका। आरव अपनी काया को संयमित करते हुए सीमाओं को तोड़ रहा था। यह किस तरह का संकेत था? किसी को यह जानना था कि यद्यपि कोई सच्ची ड्रैगन इच्छा शक्ति नहीं थी, लेकिन काया को संयमित करना बहुत खतरनाक था। एक भी दुर्घटना और कोई पागल हो जाएगा। सीमाओं को तोड़ना भी एक ऐसी चीज थी जो किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करती थी, और व्यक्ति के लिए विक्षिप्त हो जाना भी असाधारण रूप से आसान था। ये दोनों चीजें एक साथ होने पर पागल हो जाने का जोखिम बहुत बढ़ जाता था। लेकिन आरव ये पागल वास्तव में इसे एक व्यवस्थित क्रम में कर रहा था। आरव की आभा बिना रुके ऊपर उठी और बहुत जल्द ही सातवें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन की सीमा पर पहुंच गई। ये वो क्षण था जो मार्शल कलाकारों के लिए सबसे अधिक उत्साहजनक था, लेकिन यह सबसे खतरनाक क्षण भी था। काले कपड़े वाला व्यक्ति तब तक देखता रहा जब तक उसका दिल उसके गले तक नहीं पहुंच गया। वो कैसे जान सकता था कि हार्ट लाइक स्टिल वाटर दायरे के तहत आरव का दोहरे काम करना कोई मुश्किल काम नहीं था। सातवें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने की प्रक्रिया उतनी खतरनाक नहीं थी जितनी कि काले कपड़े वाले व्यक्ति ने कल्पना की थी। ये आसानी से पूरा हो गया जैसे कि एक चैनल बनने पर पानी बहता है। आरव का शरीर पहले से ही पूरी तरह से नए रूप में बदल चुका था। इसे तोड़ना और भी कम बोझिल था, लेकिन ड्रैगन के खून में निहित असीम ऊर्जा अभी भी इस तरह से समाप्त नहीं हुई। जब तक कि आरव आठवें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन तक नहीं पहुंच गया, तब तक ये आखिरकार रुका। जब काले कपड़े वाले व्यक्ति की आंखों के सामने एक बिल्कुल नया आरव प्रकट हुआ, तो उसका पूरा व्यक्तित्व पूरी तरह से चकित हो गया। ये लड़का, वो वास्तव में सफल हुआ। उसकी मूल प्रतिभा पहले से ही बहुत चौंकाने वाली थी। इस समय ड्रैगन रक्त के पुनर्संरचना का अनुभव करने के बाद ये बस स्वर्ग को चुनौती देने वाला होने वाला है। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने ठंडी सांस ली। आरव अपने वर्तमान शरीर से बहुत प्रसन्न था। भले ही वो सार ऊर्जा का उपयोग न करे, उसका पूरा शरीर भी शक्ति की भावना से भर गया था। उसे लग रहा था कि भले ही वो सार ऊर्जा का उपयोग न करे, वो सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकारों को भी मिटा सकता है। ड्रैगन रक्त की शक्ति वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। मेरा भौतिक शरीर वास्तव में इस हद तक दुर्जय हो गया है। अभी मेरी सार ऊर्जा में बड़ी मात्रा में असली ड्रैगन आभा समाहित है। ये कम से कम मेरी मार्शल तकनीकों की शक्ति को 30% तक बढ़ा सकता है। इसके अलावा ड्रैगन रक्त की शक्ति नष्ट नहीं हुई, बल्कि वास्तव में मेरे रक्त में मिल गई, जिससे एक तरह की रक्तरेखा बन गई। कोई कह सकता है कि मैं वर्तमान में पहले से ही एक आधा ड्रैगन शरीर वाला हूं। आरव ने अपने शरीर की जांच की, और वह भी बेवजह रोमांचित था। यह असली ड्रैगन का खून बहुत भयानक था। इसने उसे बस एक पूरी तरह से नया रूप दिया। औसत दर्जे की प्रतिभा वाला मूल आरव अब वर्तमान में अपने सच्चे अर्थों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे शक्ति से भरपूर होने का एहसास हो रहा है, और वो अपना सिर ऊपर उठाने और एक लंबी चीख निकालने से खुद को रोक नहीं पाया। अचानक हवा में एक मुक्का मारा। फ्लेम मूवमेंट कार्नेज। एक बार जब आग जैसी लाल मुट्ठी की छाया दिखाई दी, तो पूरा स्थान कांपने लगा। हवा में तीव्र कंपन के साथ साथ विस्फोट की आवाजें भी निकली। ये लड़का, काले कपड़े वाला व्यक्ति भी आरव के इस मुक्के को देखकर बहुत घबरा गया। आरव की वर्तमान ताकत के साथ साधारण अंतिम चरण वाले सोल सागर पूरी तरह से उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। सीमाओं को तोड़ते हुए आरव का वर्तमान मूड बहुत बढ़िया था। उसने अपनी मुट्ठियां बांधी और शून्य से कहा, ड्रैगन का खून उपहार में देने के लिए सीनियर का बहुत बहुत धन्यवाद। आरव अंतहीन आभारी है। काले कपड़े वाला व्यक्ति घुटन महसूस कर रहा था। उसने पहले वादा की थी कि आरव निश्चित रूप से मर चुका है, लेकिन अब न केवल आरव उसके सामने पूरी तरह से स्वस्थ खड़ा था, बल्कि उसकी ताकत भी छलांग और सीमा से बढ़ गई थी। अब आरव ने धन्यवाद दिया। हालांकि उसका मजाक उड़ाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन काले कपड़े वाले व्यक्ति का चेहरा गर्म हो रहा था। काले कपड़े वाले व्यक्ति को यह स्वीकार करने में शर्म आ रही थी। उसने बस लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। स्पेस स्टेल धमाके के साथ विरासत के स्थान पर उतरा। आरव ने देखा
कि काले कपड़े वाले व्यक्ति का मुंह खोलने का इरादा नहीं था, इसलिए वो बस मुस्कुराया और स्पेस स्टेल की ओर चल दिया। जब आरव की दिव्य भावना ने स्पेस स्टेल में जांच की तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। मैं जो कल्पना कर रहा हूं वो अभी भी झुलसाने वाला सच्चा इरादा है। मैं बर्फ से ढकी हुई जमी हुई जमीन पर क्यों आऊंगा? क्या कोई गलती है? बिल्कुल नहीं, है ना? विशाल स्वर्ग स्तंभ भी गलतियां कर सकता है? आरव ने आश्चर्य से कहा। जहां तक नजर जाती थी वहां पूरी तरह से सफेदी का एक विशाल विस्तार था। आग से जुड़ी एक भी चीज नहीं थी। आरव की सोच बहुत सरल थी। चाहे कोई कितने भी सच्चे इरादों को समझ ले, ये एक सच्चे इरादे पर विशेषज्ञता हासिल करने जितना व्यावहारिक भी नहीं था। अन्य सच्चे इरादों की कल्पना करने में समय बर्बाद करने के बजाय झुलसाने वाले सच्चे इरादे को सर्वोच्च स्तर तक विकसित करना बेहतर होगा। सच्चे इरादे से सर्वोच्च सच्चे इरादे तक का अंतर बहुत बड़ा था। इसे पार करना एक असीम मैदान होगा। इसे पार करने में असमर्थ होने पर कोई केवल भीड़ में ही खो सकता है। दिव्य क्षेत्र में कोई ये नहीं बता सकता था कि कितने मार्शल कलाकार सच्चे इरादे को समझ सकते थे, लेकिन ये उससे बहुत दूर था जो निचले क्षेत्रों में तुलना कर सकते थे। फिर भी सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझने में सक्षम लोग अल्पसंख्यक थे। आरव सच्चे इरादे को समझने से कभी संतुष्ट नहीं हुआ था। उसका लक्ष्य सर्वोच्च सच्चा इरादा था। केवल सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझकर ही वो बिज्जदेव से मुकाबला करने की योग्यता प्राप्त कर सकता था, अपनी नफरत का बदला लेने के लिए पूंजी प्राप्त कर सकता था। यद्यपि शून्य तलवार का इरादा शक्तिशाली था, फिर भी ये बिज्जदेव को हराने में असमर्थ था। मेडिसिन किंग हॉल के नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में बिज्जदेव के पास सर्वोच्च सच्चा इरादा कैसे नहीं हो सकता था? बिज्जदेव वास्तव में मार्शल पद के एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति था। भले ही उनकी ताकत 10 महान दिव्य राजा से कम थी, राजाओं असमानता भी बहुत बड़ी नहीं होगी। बिज्जदेव को पार करने की इच्छा रखते हुए आरव को और भी मजबूत बनने की जरूरत थी। आरव निम्न लोकों में बिना रोकटोक विचरण कर सकता था, लेकिन वो स्वयं जानता था कि दिव्य लोक में जाने के बाद उसका लाभ उतना बड़ा नहीं रह जाएगा। वो अंतहीन दुनिया में सीमाओं को पार करने और दूसरों को चुनौती देने के लिए एक बड़ी सीमा की अपार असमानता की भी उपेक्षा कर सकता था। लेकिन दिव्य लोक में पहुंचकर भले ही वो सीमाओं को पार करके चुनौती दे सकता था, लेकिन स्तरों के बीच के अंतर को अनदेखा करना भी असंभव था। दिव्य लोक में बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार थे जो सच्चे इरादे को समझ सकते थे। उनमें से ऐसे मार्शल कलाकारों की कमी नहीं थी जिन्होंने कुछ अत्यंत शक्तिशाली सच्चे इरादों को समझा था। इतना कि दिव्य लोक की युवा पीढ़ी पहले से ही सर्वोच्च सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझ चुकी थी। अपने इस वर्तमान लोक में उन लोगों की तुलना में आरव का लाभ स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गया था। इसलिए अभी आरव और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। तभी उसके पास दिव्य लोक में पहुंचने पर पैर जमाने के लिए पूंजी होगी। लेकिन सच्चे इरादों को समझना उसके लिए और मजबूत बनने का कोई रास्ता नहीं था। केवल सर्वोच्च सच्चे इरादे ही उसे आगे बढ़ने दे सकते थे। आरव की प्रतिभा के साथ इस स्पेस टेल में कई सच्चे इरादों को सहजता से समझना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन सर्वोच्च सच्चा इरादा अलग था। सच्चे इरादे को समझना दशकों और सदियों की माप की इकाई थी, और दिव्य क्षेत्र में कई दिव्य राजाओं ने अपने पूरे जीवन काल में केवल एक सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझा। यह देखा जा सकता है कि सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझना कितना कठिन था। इसके अलावा झुलसाने वाला सच्चा इरादा भी एक ऐसा प्रकार था जिसे समझना उनके बीच बेहद कठिन था। भले ही आरव आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन थोड़े समय के भीतर इस स्पेस स्टेल के अंदर पूरी तरह से समझने में सफल होना भी असंभव था। लेकिन बिना किसी संदेह के ये स्पेस स्टेल उसकी समझ के रास्ते को बहुत कम कर सकता था। लेकिन अभी ये क्या बकवास था? आरव जो समझना चाहता था वो झुलसाने वाला सर्वोच्च सच्चा इरादा था, न कि अत्यधिक ठंडा सर्वोच्च सच्चा इरादा। स्पेस स्टेल उसे ऐसे वातावरण में क्यों भेजेगा? लेकिन ये जगह क्या है? ये वाकई बहुत ठंडी है। इस स्थान पर आरव की चेतना लगभग जमने वाली थी। इसने भी अनजाने में उसे इस तरह के अत्यधिक ठंडे मौसम का विरोध करने के लिए झुलसाने वाले सच्चे इरादे को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बहुत जल्द ही आरव को पता चला कि उसकी अपनी सार ऊर्जा व्यय गति बहुत तेज थी। सार ऊर्जा पर आरव के नियंत्रण के बहुत सूक्ष्म स्तर पर पहुंचने के बावजूद वो पूरी तरह से बर्फ के टुकड़े में जमने से पहले केवल आधे दिन के समय तक ही टिक पाया। अत्यधिक ठंड की अवधारणा और झुलसाने की अवधारणा दो तरह की परस्पर विरोधी अवधारणाएं थी। आरव ने बहुत जल्द ही यह निर्धारित कर लिया कि यह स्पेस स्टेल की गलती नहीं थी, लेकिन वो चाहता था कि वो इस तरह की विधि के माध्यम से अपने झुलसाने वाले सच्चे इरादे को शांत करे। अत्यधिक ठंड की इस डिग्री को आरव पूरी तरह से समझने में असमर्थ था। अत्यधिक ठंड का सच्चा इरादा बर्फगुण वाले सच्चे इरादे से संबंधित था,
और बर्फगुण वाले सच्चे इरादे जल की अवधारणा की एक महत्वपूर्ण शाखा से संबंधित थे। आरव ने जल की अवधारणा की मूल बातें भी नहीं सीखी थी। अत्यधिक ठंड के सच्चे इरादे को समझना तो दूर की बात है। ये ऐसा था जैसे एक सोल सागर क्षेत्र मार्शल कलाकार एक सार क्यूई क्षेत्र मार्शल कलाकार को बता रहा हो कि सोल सागर क्षेत्र में खेती कैसे की जाती है, जिसे सार क्यूई क्षेत्र के लोग समझने में असमर्थ होंगे। इसलिए सच्चे इरादे को संयमित करने का यह तरीका निश्चित रूप से झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चे इरादे के लिए था। बस ये था कि झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चे इरादे को कैसे समझा जाए। आरव के पास कोई सुराग नहीं था, हालांकि वो जल्दी में भी नहीं था। झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझना बहुत कठिन था। उसने इसे एक झटके में पूरा करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। चूंकि स्पेस टेल अंतरिक्ष में चलने का एक शॉर्टकट था, इसलिए उसने वास्तव में पहले ही बहुत समय बचा लिया था। अगर उसे बाहरी दुनिया में रखा जाता तो कौन जानता है कि बुनियादी बातों को सीखने का तरीका खोजने से पहले उसे कितना समय बिताना पड़ता। झुलसाने वाले सच्चे इरादे से लेकर झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चे इरादे तक एक बहुत बड़ी लकीर थी। यहां तक कि स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग को भी समझने में सफल होने में कई सौ साल लग गए। अगर आरव कुछ ही दिनों में सफलतापूर्वक समझ सकता है तो यह वास्तव में एक मजाक होगा। 10 महान दिव्य राजाओं में स्थान प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए उनमें से कौन अद्वितीय प्रतिभा वाला नहीं था। यद्यपि आरव की समझ की क्षमताएं उच्च थी, लेकिन स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग से सैकड़ों हजारों गुना अधिक होने की बात करना भी अतिशयोक्ति थी। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने शून्य के अंदर से आरव को देखा और खुद से बुदबुदाया, यह लड़का वास्तव में एक आत्मजागरूक व्यक्ति है। वो एक से अधिक चबाने के तर्क को जानता है। ऐसा लगता है कि उसके क्षितिज अन्य अंतहीन दुनिया मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत अधिक है। सच्चा इरादा साधना की शुरुआत है। जो वास्तव में शक्तिशाली है वो अभी भी सर्वोच्च सच्चा इरादा है। अगर ये लड़का झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझ सकता है तो अगले 3 दौर शायद ही उसे रोक पाएंगे। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने इस बारे में सोचा और वो खुद के बावजूद हंसने से खुद को नहीं रोक सका और कहा, मैं इस बदमाश से वाकई उलझन में हूं। झुलसाने वाला सच्ची इरादा सर्वोच्च सच्चे इरादों के कुछ शीर्ष प्रकारों में से एक है। भले ही उसकी प्रतिभा राक्षसी हो, 180 साल के बिना कोई भी कुछ उपलब्धियों के बारे में भूल सकता है। अभी विरासत स्थान के अंदर समय प्रवाह 30 से 1 है। दूसरे परफेक्ट क्लियर का इनाम 6 दिनों का है, जिसका मतलब यह भी है कि उसके पास केवल 180 दिन का समय है। झुलसाने वाला सच्चा इरादा को समझने के लिए 180 दिन किसी के दांतों के बीच के अंतराल को भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, है ना? कुछ उपलब्धियों के लिए 180 साल, यह पहले से ही आरव का एक बहुत बड़ा मूल्यांकन था। किसी को यह जानना था कि दिव्य क्षेत्र में एक दिव्य राजा के लिए यदि वह अपने जीवन काल के दौरान झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझ सकता है तो उसकी ताकत दिव्य राजाओं के बीच एक बेहद शक्तिशाली अस्तित्व होगी। आरव 80 से 100 वर्षों में कुछ उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम होने के कारण ऐसा मूल्यांकन उच्च नहीं कहा जा सकता है। 180 वर्षों की तुलना में 180 दिन वास्तव में सिर्फ एक टिमटिमाना था। यहां तक कि दहलीज को पार करना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। आरव के लिए विरासत के स्थान में समय तेजी से बीत गया। बाहरी दुनिया में बस कुछ ही दिन बीते थे। जैसी कि उम्मीद थी, भुवन और निहारिका दोनों को 5वें स्तर पर मायावी आत्माओं के संहारक समूह द्वारा मार दिया गया और अंतरिक्ष मीनार से बाहर निकाल दिया गया। जब उन्होंने सुना कि आरव ने पहले 6 स्तरों को पूरी तरह से पार कर लिया है तो उनमें से हर एक को इतना झटका लगा कि वे अपना मुंह बंद नहीं कर सके। उन दोनों के अलावा दुर्गादास ने सरथ और गणेश को भी रहने दिया। जूनियर पीढ़ी के ये 4 सबसे मजबूत लोग अब दुर्गादास के साथ थे। तुम चारों लोग यही एकांत में साधना करो, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। तुम लोगों को अंतरिक्ष की दुनिया में बहुत कुछ समझ और लाभ मिला होगा। इस समय एकांत में जाना सबसे उपयुक्त समय है। बाहरी दुनिया के मामलों में स्वाभाविक रूप से उन दिव्य पारिभाषिक विशेषज्ञों को जाना पड़ता है और उनकी चिंता करनी पड़ती है। तुम लोगों में से कुछ और लोगों के उनके साथ शामिल होने से बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दुर्गादास ने चारों लोगों से कहा। हाँ माननीय दुर्गादास। चारों लोगों ने एक स्वर में स्वीकार किया। माननीय दुर्गादास, क्या तुमने हमें साधना के लिए पीछे रखा है? गणेश ने हिम्मत जुटाई और कमजोरी से पूछा। यद्यपि वे कनिष्ठ पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली थे, दुर्गादास के सामने वे अभी भी पूरी तरह से कनिष्ठ थे। उनकी आंखों के सामने ये बूढ़ा दुर्गादास एक पौराणिक श्रेणी का विशेषज्ञ था। वो उनके पुराने पूर्वजों से भी अधिक शक्तिशाली था। दुर्गादास ने शांत भाव से कहा, यह स्वाभाविक रूप से केवल साधना के लिए नहीं है। मैंने तुम लोगों को पीछे इसलिए रखा था ताकि तुम आरव के बाहर आने का इंतजार करो। दुर्गादास ने भी इसे नहीं छिपाया, सीधे सीधे अपना असली इरादा बता दिया। आरव का इंतजार करो। शरद थोड़ा स्तब्ध था। गणेश और अन्य लोग बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। उन्हें कुछ हद तक इसकी उम्मीद बहुत पहले से थी।
दरअसल शरद अभी भी अपने दिल में बहुत उदास था। हालांकि इस बार उसने अंतरिक्ष मीनार की यात्रा में एक ही चाल से सबको चौंका देने का लक्ष्य हासिल कर लिया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उससे 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा राक्षसी अस्तित्व भी वास्तव में उभर कर आएगा। आरव के प्रभा मंडल में उसके अस्तित्व की भावना चरम सीमा तक कमजोर हो गई थी। इस तरह के मनोवैज्ञानिक अवसाद में वो दूसरों से बात भी नहीं कर सकता था। वो सिर्फ अपने आप में ही उदास हो सकता था। अंत में उसे दुर्गादास ने रोक लिया और वो चुपके से खुद से ही थोड़ा हंस भी रहा था, ये सोचकर कि उसे बूढ़े दुर्गादास की कड़ी सजा मिलने वाली है। कौन जानता था कि वो अभी दुर्गादास को ऐसा कहते हुए सुन लेगा कि उसने आरव की खातिर उनमें से कुछ को ही पीछे रहने दिया। इससे थोड़ी सी उम्मीद जगी थी उसे फिर से बेरमी से बुझा दिया जाए। दुर्गादास उम्र के साथ चतुर और अनुभवी था। वो शरद की भावनाओं को कैसे नहीं समझ सकता था, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने देखा ही नहीं और शांत भाव से कहा, इस बार अंतरिक्ष मीनार की यात्रा में आरव ने जो हासिल किया है वो निश्चित रूप से हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। इस बार बाहर आने के बाद वो आपकी छोटी पीढ़ी का निर्विवाद नेता बन जाएगा। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में वो पूरी दुनिया के युवाओं का आदर्श बन सकता है। ये बात आप सभी को खुद को स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि आप चारों लोग अभिमानी व्यक्ति हैं और दिल से घमंडी हैं, लेकिन आरव के सामने आप लोगों में अहंकार करने की जरा भी पूंजी नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? ये सुनकर भूबन तीकड़ी ने थोड़ा सिर हिलाया। वे इस तथ्य को बहुत पहले ही स्वीकार कर चुके थे। आरव की बढ़ती गति वास्तव में बहुत तेज थी। वे अपने घोड़ों को चाबुक मारकर भी उसका पीछा नहीं कर सकते थे। मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया हमेशा से ही ताकत के इस्तेमाल की बात करती रही है। आरव ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जूनियर पीढ़ी के इन तथाकथित सबसे ताकतवर लोगों को पूरी तरह से जीत लिया है। खास तौर पर जब उन्होंने आरव को 5वें स्तर पर मायावी आत्माओं को मारते हुए देखा, इसने उन्हें पीछा करने की इच्छा को जन्म देने में असमर्थ बना दिया। फिर भी अंतरिक्ष मीनार में प्रवेश करने से पहले शरद ने आरव के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इससे उसे अपने दिल में चीजों को अपनाने में कुछ मुश्किलें महसूस हुई। दुर्गादास के शब्द वास्तव में मुख्य रूप से उसे सुनने के लिए कहे गए थे। एन दुर्गादास ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। शरद अनजाने में काम गया और जल्दी से बोला, माननीय दुर्गादास। शरद समझ गया। दुर्गादास ने सिर हिलाकर कहा, तुम लोगों को पीछे रहने के लिए कहने का मेरा उद्देश्य बहुत सरल है। युद्ध अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है। अब से तुम चारों को आरव के साथ साथ चलते रहना है और उसके निर्देशों का पालन करना है। तुम्हें मेरी ओर उन आंखों से देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम लोगों को अपने अपने संप्रदायों से अलग होने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य और अंतहीन दुनिया के भविष्य के लिए विचार कर रहा हूं। उसके साथ चलने से तुम्हें अनंत लाभ प्राप्त होंगे। बेशक मैं तुम लोगों को उसके साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। यदि तुम स्वयं तैयार नहीं हो तो तुम अभी जा सकते हो। बात खत्म करके दुर्गादास ने शांति से शराब की कुप्पी निकाली और अपने लिए पीने के लिए एक प्याला भरने के लिए बगल में पत्थर की मेज पर चला गया। ये वो अमरजेद शराब थी जो आरव ने उसे दी थी। इस बार वो इसे विशेष रूप से अपने साथ लाया था। वो जानता था कि ये चारों लोग निश्चित रूप से बहुत उलझन में होंगे और निश्चित रूप से कुछ समय तक उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। शरद की बात तो छोड़िए, बाकी तीनों लोग स्वर्ग के सबसे बड़े गर्वित बच्चे थे जिन पर लाखों निगाहें टिकी हुई थी। भले ही वे अभी आरव की बहुत प्रशंसा करते हों, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि वे आरव के अधीनस्थ बनकर हर मामले में आरव के काम को सुनने के लिए तैयार थे। लेकिन दुर्गादास के अपने विचार थे। आरव कभी भी अंतहीन दुनिया का हिस्सा नहीं था। उसे तो दिव्य क्षेत्र में वैभव बिखेरना था। आरव की वर्तमान प्रगति की गति को देखते हुए उसे विश्वास था कि यह दिन बहुत दूर नहीं होगा। शायद 10 साल, लेकिन फिर भी अधिकतम 20 साल से अधिक नहीं होगा। हालांकि अंतहीन दुनिया की अंतिम आशा के बारे में बात करना वो बिल्कुल आरव था। पवन सम्राट, ये असीम क्षेत्र अस्तित्व एक विशाल पर्वत के समान था जो दुर्गादास के हृदय पर दबाव डाल रहा था। एक बार जब क्षेत्र मार्ग पूरी तरह से स्थिर हो गया और पवन सम्राट व्यक्तिगत रूप से अनंत पर उतर आए, दुनिया शायद उनके लिए, एक क्षेत्र अधिपति के लिए भी जीवित रहना कठिन होगा। शुरू में वो लगातार इस मामले के बारे में चिंता कर रहा था, जब तक कि उसने इस बार अंतरिक्ष मीनार में आरव का शानदार प्रदर्शन नहीं देखा। दुर्गादास पूरी तरह से विस्मय से प्रेरित था। लगातार 2 बार पूर्णता और सीधे 7वें स्तर पर पहुंचना, ऐसा परिणाम ये नहीं कहा जा सकता कि ये फिर कभी नहीं देखा जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल अभूतपूर्व था। इसके अलावा केवल आधे महीने के समय में आरव पहले से ही एक पंक्ति में कई क्षेत्रों को तोड़कर मध्य चरण सी ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच गया। ऐसी साधना गति कौन गारंटी दे सकता है कि वो उतरने से पहले पवन सम्राट से मुकाबला करने की ताकत रखने में असमर्थ होगा? अंतहीन दुनिया के युवक द्वारा
दिव्य क्षेत्र की विरासत प्राप्त करना निस्संदेह प्रभावशाली था, लेकिन आरव की असाधारणता स्पष्ट रूप से इसके कारण नहीं थी। आरव के बारे में सबसे उल्लेखनीय बात दिव्य क्षेत्र की विरासत नहीं थी, बल्कि उसकी वो असाधारण प्रतिभा थी। वो स्वयं थी। दुर्गादास ने यह पुष्टि करने का साहस किया कि भले ही दिव्य क्षेत्र की विरासत उसकी आंखों के सामने इन 4 लोगों पर उतरी हो, लेकिन वे आरव के स्तर तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। आखिरकार विरासत कितनी भी अविश्वसनीय क्यों न हो, इसके लिए मार्शल आर्टिस्ट को थोड़ा थोड़ा करके अवधारणाओं को समझने और सार ऊर्जा की खेती करने की भी आवश्यकता थी। सार ऊर्जा की खेती कहना कठिन था, लेकिन अवधारणाओं की समझ जैसी इस तरह की चीज के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है। आरव के शक्तिशाली होने का कारण यह था कि उसकी अवधारणाओं की समझ ने उसके सामने के इन कुछ लोगों को कई सड़कों पीछे फेंक दिया, और इन 4 लोगों को आरव का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना यह भी उम्मीद कर रहा था कि वे अनंत दुनिया की भविष्य की आशा बन सकते हैं। उन्हें और भी तेजी से परिपक्व होने और भी मजबूत बनने देना था। अगर वे अपने दिलों में गर्व को नहीं छोड़ सकते थे, तो दुर्गादास भी उनकी मदद नहीं कर सकते थे। ठीक है, मैं आरव का अनुसरण करने के लिए पीछे रहूंगा। दुर्गादास को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि सबसे पहले बोलने वाला व्यक्ति वास्तव में भुवन था, जिसे आरव से दुश्मनी थी। मैं रहूंगा, मैं भी रहूंगा। गणेश और निहारिका व्यावहारिक रूप से उसके तुरंत बाद आए, लेकिन शरद थोड़ा हिचकिचाया। अब इस तरह की स्थिति अंतरिक्ष मीनार में आने से पहले उसने जो भविष्यवाणी की थी उससे बहुत अलग थी। उसने नहीं सोचा था कि उसे वास्तव में उससे बहुत छोटे युवक के लिए नौकर बनना होगा। मैं, शरद ने एक कठिन नजर दिखाई और बोलने में हिचकिचाया। दुर्गादास ने उसे तिरछी नजर से देखा और शांत भाव से कहा, इसमें उलझन में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इच्छुक का मतलब है इच्छुक, अनिच्छुक का मतलब है अनिच्छुक। मैं सिर्फ इसलिए आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपने जाने का फैसला किया है। इसके अलावा मैं भी आखिरी समय पर इस विचार के साथ आया था और अभी तक आरव के साथ इस पर चर्चा नहीं की है। वो इच्छुक है या नहीं, ये अभी भी एक अलग मामला है। ये मामला वास्तव में वही था जो उसने अचानक सोचा था। भयंकर आंधी दुनिया की असामान्य गतिविधियों ने उसे बेचैन कर दिया। चाहे जिस भी कोण से विश्लेषण किया जाए, शहरों का नरसंहार करने का कदम सबसे मूर्खतापूर्ण था। लेकिन क्या भयंकर आंधी दुनिया के लोग वास्तव में मूर्खों का एक समूह थे? इस शरद की प्रतिभा वास्तव में सभ्य थी। यही कारण था कि दुर्गादास ने उसे दूसरों के साथ पीछे रखने का विचार किया। वास्तव में तुम्हें गलत महसूस करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुमने भी इसे महसूस किया है। आरव की प्रतिभा और ताकत तुम अपने जीवन के बाकी समय में भी नहीं पकड़ पाओगे। जब उसने 5वां स्तर पार किया तो उसके पास पहले से ही उस तरह की ताकत थी। इस बार दूसरी बार परफेक्ट क्लियर करने पर यह अभी भी अनिश्चित है कि उसने किस तरह के स्वविरोधी पुरस्कार प्राप्त किए। इस बार अंतरिक्ष मीनार से बाहर निकलते हुए वो पहले से ही हमसे बिल्कुल अलग मार्शल आर्टिस्ट के स्तर पर होगा। उसका अनुसरण करने से तुम्हें कोई अपमान नहीं होगा। शायद एक दिन ऐसा आए जब तुम आज के चुनाव के कारण गर्व भी कर सको। इस समय भुवन ने अचानक आग्रह करने के लिए आवाज उठाई। दुर्गादास ने अमरजेठ सराव का एक कौर निगला और मुस्कुराते हुए कहा, यह निश्चित रूप से है। शरद ने आखिरकार थोड़ी आह भरी और दुर्गादास से कहा, ठीक है, मैं पीछे रहूंगा। ठीक है, चूंकि ऐसा है तो तुम लोग एकांत में जाकर समझो। शरद के चयन के बारे में दुर्गादास को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। यह व्यक्ति कोई मूर्ख नहीं था, अन्यथा उसके पास अपनी वर्तमान उपलब्धियां भी नहीं होती। उसे कैसे चुनना चाहिए ये उसके दिल में बहुत स्पष्ट था। बस वो अपने दिल में इस बाधा को पार नहीं कर पा रहा था। जब तक लाभ और हानि का स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया जाता, वो एक बुद्धिमानी भरा चुनाव कर सकता था। पलक झपकते ही आरव ने बर्फ से ढकी बर्फ की भूमि में 5 महीने से अधिक समय बिता लिया था। इन 5 महीनों में आरव कई बार जमकर मरा। हर बार सार ऊर्जा के कम होने के कारण उसकी मृत्यु हुई। ठंड से न मरने के लिए आरव ने अनगिनत तरीके सोचे, फिर भी इससे बहुत कम सफलता मिली। आरव ने अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए झुलसाने वाली सच्ची मंशा को छोड़ा। उसने पाया कि इस तरीके से सार ऊर्जा बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और वह मर जाएगा। बाद में आरव समझदार हो गया। उसने केवल बहुत कम स्तर पर जारी सच्चे इरादे को बनाए रखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह जमकर मर न जाए। लेकिन उस तरह की बेहद ठंडी भावना ने उसे असाधारण रूप से स्पष्ट दिमाग वाला बना दिया। उस हड्डी को चीर देने वाली ठंड ने उसे असीम निराशा में डाल दे रहा था। लेकिन आरव ने फिर भी हिम्मत जुटाई। हार्ट लाइक स्टिल वाटर हार्ट दायरे में आरव ने ठंड का विरोध करने के लिए कमजोर सच्चे इरादे को सावधानी से बनाए रखा। धीरे धीरे आरव ने आखिरकार कुछ जानकारी हासिल की। आरव ने पाया कि वो ऐसी स्थिति में झुलसाने वाले सच्चे इरादे के असली सार को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है।
हालांकि इस तरह की भावना अभी भी बेहद धुंधली थी। कम से कम उसके पास प्रयास करने की एक दिशा थी। ये पहले की तरह धुंधला नहीं था। इन कुछ दिनों में आरव लगातार झुलसाने वाले सच्चे इरादे का अनुभव कर रहा था और धीरे धीरे उसके दिल में कुछ समझ बध रही थी। गर्मी एक तरह की ऊर्जा रिलीज थी। जब तापमान अधिक नहीं था तो इस तरह की रिहाई से बहुत अधिक विनाशकारी शक्ति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन एक बार जब तापमान अत्यंत भयानक स्तर तक बढ़ जाता है तो उस झुलसाने वाले सच्चे इरादे की विनाशकारी शक्ति बहुत भयावह हो जाती है। अंत में यह अभी भी था कि मार्शल कलाकार झुलसाने वाले सच्चे इरादे के तापमान को कितना बढ़ा सकता है। जारी की गई मार्शल तकनीक का तापमान जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक विनाशकारी शक्ति उत्पन्न होगी। स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग के 9 सूर्यों वाले स्वर्ग की तरह इसकी भयावह विनाशकारी शक्ति इसके बड़े प्रभाव क्षेत्र के कारण नहीं थी, बल्कि ये इसलिए थी क्योंकि वह एक निश्चित प्रभाव क्षेत्र के भीतर तापमान को अत्यंत भयानक स्तर तक बढ़ा सकता था। एक ऐसा स्तर जो दिव्य राजा की शक्तियों को नष्ट करने में सक्षम था। यह कितनी गहन अवधारणा रही होगी। वर्तमान आरव स्पष्ट रूप से अभी भी बहुत दूर था। इस संबंध को समझते हुए आरव ने अब अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए झुलसाने वाला इरादा का उपयोग नहीं किया। फ्लेम मूवमेंट करनज आरव ने अपनी सारी सार ऊर्जा छोड़ दी। बर्फ और बर्फ की इस दुनिया को चकनाचूर कर देना चाहता था। फिर भी सब कुछ व्यर्थ था। उसका फ्लेम मूवमेंट करनज समुद्री स्प्रे की एक बूंद भी हिलाने में असमर्थ था। लेकिन आरव का इरादा हार मानने का नहीं था। उसने अपनी मुट्ठियां इस तरह बार बार घुमाई, बार बार आग में उड़ने वाले पतंगे की तरह, जब तक कि वो मर नहीं गया। फिर एक बार और। आरव को पहले से ही याद नहीं था कि वो कितनी बार मरा था और उसने कितने मुक्के मारे थे। किसी भी तरह हर बार जब वो अपनी मुट्ठियां घुमाता था तो उसे झूलने वाला सच्चा इरादा पूरी तरह से खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती थी। अभी थोड़ा और, बस थोड़ा सा। अपनी मुट्ठियां घुमाने के ये अनगिनत प्रयास व्यर्थ नहीं गए। अपनी सीमाओं की स्थिति में लगातार बने रहने से इसने झुलसाने वाला सच्चा इरादा का उपयोग और भी अधिक अभ्यासपूर्ण बना दिया। समझ भी गहरी हो गई और अब आरव को आखिरकार लगा कि वो धीरे धीरे उस दहलीज को छूने जा रहा है। इस भावना ने उसे उत्साहित किया, फिर भी निराश किया। वो उत्साहित था कि झुलसाने वाला सर्वोच्च वो सच्चा इरादा का द्वार उसके ठीक सामने था, लेकिन यह महसूस करते हुए कि यह कदम बहुत लंबे समय तक दुनिया के अंत की तरह दूर रहा, लंबे समय तक टूटने में असमर्थ। एक सर्वोच्च सच्चे इरादे के द्वार के अंदर कदम रखना इतना आसान कैसे हो सकता है? लेकिन आरव में जो सबसे कम कमी थी वो थी धैर्य। अपने पिछले जीवन में एक प्रकार की औषधीय गोली पर शोध करने के लिए वो 1 लाख नीरस प्रयोग भी कर सकता था। यदि इस तरह की पीसने की प्रक्रिया नहीं होती तो वो संभवतः दिव्य क्षेत्र का सबसे युवा शिखर कीमिया सम्राट भी नहीं बन सकता था। अभी ये हिस्सा उसके लिए बस बच्चों का खेल था। ठीक इसी तरह उसकी मुट्ठियां बार बार नाचती रहीं, धीरे धीरे सफलता की उस अनुभूति की तलाश में। जब 170वां दिन आया तब आरव को आखिरकार प्रेरणा की चिंगारी मिल गई। गड़गड़ाहट। आरव ने अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा। बर्फीले बर्फीले स्थान में आखिरकार बदलाव का एक निशान आया। यह बदलाव का वो निशान था जिसने आरव को बेवजह उत्साहित कर दिया। उस मुक्के ने पहले उस अत्यधिक ठंड को बहुत ही कम समय के लिए तोड़ दिया था। भले ही यह बहुत ही कम समय के लिए था, आरव ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया, लेकिन इस मुक्के ने भी उसकी सारी सार ऊर्जा को समाप्त कर दिया। आरव बहुत जल्द ही जमकर मर जाएगा। फिर से जीवित होकर आरव ने तुरंत बेतरतीब ढंग से हमला नहीं किया, बल्कि उसने अभी उस तरह की भावना की सावधानी पूर्वक कल्पना की। ताकत जुटाना, मुक्का मारना, अंतरिक्ष को चकनाचूर करना, ये इस तरह की भावना थी। आरव ने एक बार फिर महसूस किया कि जैसे ही अत्यधिक ठंड को तोड़ा गया, अत्यधिक ठंड के मौसम में थोड़ी राहत मिली। हालांकि इस तरह की अत्यधिक ठंड बहुत जिद्दी थी और तुरंत ही अपनी स्थिति को फिर से हासिल कर लेती थी, लेकिन इस तरह की भावना बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। हे, कड़ी मेहनत रंग लाती है। आखिरकार एक प्रारंभिक लाभ मिल ही गई। यहां तक कि आरव खुद भी कुछ समय के लिए खुद पर गर्व करने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने सिर्फ 170 दिनों का समय इस्तेमाल करके ही इस सर्वोच्च सच्चे इरादे के दरवाजे पर एक प्रारंभिक झलक पाली। यह निश्चित रूप से एक बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि थी। यहां तक कि उस समय के स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग ने भी इस सर्वोच्च सच्चे इरादे के दरवाजे पर एक प्रारंभिक झलक पाने के लिए कम से कम कई दशकों का समय बिताया। जैसा कि कहा गया था, हर चीज के लिए पहला कदम सबसे कठिन होता है। अवधारणाओं को समझने में सबसे कठिन बात समझ की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि दहलीज को पार करने का रास्ता खोजना था। आरव को भले ही पहले से ही झुलसाने वाला सच्चा इरादा समझ में आ गया हो, लेकिन एक कदम आगे जाकर सर्वोच्च सच्चा इरादा हासिल करना दूसरी दुनिया थी। कठिनाई की ये डिग्री अंतहीन दुनिया से दिव्य क्षेत्र में चढ़ने वाले आदिवासी से कम नहीं थी। आरव के इस अपवाद के अलावा
अंतहीन दुनिया से दिव्य क्षेत्र में चढ़ने की इच्छा रखने वाले आदिवासी के लिए कई सौ सालों में भी एक भी नहीं हो सकता। कठिनाई के स्तर की कल्पना की जा सकती है। आरव को 170 दिनों में दरवाजे पर एक प्रारंभिक झलक मिल गई। ये बिल्कुल एक अविश्वसनीय वीरतापूर्ण उपक्रम था। बेशक भले ही आरव को दरवाजे पर एक प्रारंभिक झलक मिल गई हो, पीछे की सड़क पर चलना भी बेहद कठिन था। लेकिन एक बार जब यह कदम उठाया गया तो यह सबसे ठोस कदम था। काले कपड़े वाले व्यक्ति के दिल में आश्चर्य की कल्पना की जा सकती है। ये लड़का, ये संकी कहां से निकल आया? ये है झुलसाने वाला सर्वस्व सच्चा इरादा, कोई घटिया आम सामान नहीं। 170 दिन उसने दरवाजे पर एक प्रारंभिक झांक पाने के लिए ही 170 दिन इस्तेमाल किए। काले कपड़े वाले व्यक्ति का अभिमान पहले से ही आरव द्वारा पूरी तरह से कुचला और चोटिल हो चुका था, ऐसी परिस्थितियों में जिनके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। इस दौरान आरव ने कई असंभव कार्यों को पूरा किया। काले कपड़े वाले व्यक्ति को पहले से ही लग रहा था कि वो सुन्न हो गया है, लेकिन वो बिना किसी आश्चर्य के एक बार फिर आरव द्वारा चौंक गया। भले ही काले कपड़े वाले व्यक्ति ने उसे ये नहीं बताया कि वो इस बार विरासत के स्थान पर कितना समय रहा, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि ये लगभग समाप्त हो गया है। भले ही अभी भी समय बचा हो, लेकिन निश्चित रूप से बहुत अधिक नहीं बचा होगा। स्कॉर्चिंग कॉन्सेप्ट में कोई प्रगति करने के लिए समय बस अपर्याप्त था। इसलिए आरव ने 9 अक्षर सत्य शब्द सूत्र के बारे में सोचा। आरव ने इस शेष समय का उपयोग इस 9 अक्षर सत्य शब्द सूत्र पर थोड़ा शोध करने के लिए करने का फैसला किया। ये 9 अक्षर सत्य शब्द सूत्र सामान्य मार्शल तकनीकों से बहुत अलग था। कोई सामान्य रूपरेखा नहीं थी, कोई साधना विधि नहीं थी। केवल 9 बहुत धुंधले शब्द थे जो लोगों को यह एहसास दिलाते थे कि शुरू करने का कोई तरीका नहीं है। आरव ने हार्ट लाइक स्टिल वाटर को केंद्रित किया और जंगल चरित्र सूत्र की कल्पना करना शुरू कर दिया। यह पहले से ही आरव की आदत बन गई थी। हार्ट लाइक स्टिल वाटर हृदय क्षेत्र के अंतर्गत, चाहे वो आरव के लिए साधना हो या युद्ध, दक्षता बहुत अधिक थी। फिर भी अगले ही पल आरव का पूरा शरीर अचानक कांप उठा। इस हार्ट लाइक स्टिल वाटर क्षेत्र ने वास्तव में जंगल शब्द चरित्र के साथ एक अकथनीय प्रतिध्वनि उत्पन्न की। क्या यह हो सकता है कि इन दोनों का कोई संबंध है? आरव ने बहुत आश्चर्य से कहा। यह हार्ट लाइक स्टिल वाटर संयोग से सफलतापूर्वक समझा गया था जब वो 9 हेवन रोड पर था। ये इस जंगल चरित्र से पूरी तरह से असंबंधित था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि हृदय क्षेत्र, जो हमेशा से अड़चन में अटका हुआ था, उसमें ढील आने का एक छोटा सा संकेत था। दूसरी ओर चेतना के समुद्र में मूल रूप से बेहद धुंधला जंगल चरित्र आरव के दृश्य के तहत धीरे धीरे स्पष्ट होता हुआ प्रतीत हुआ। हृदय क्षेत्र और जंगल चरित्र दोनों सूखी लकड़ी की तरह, जो प्रचंड लपटों से टकराती है, तुरंत एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। इस प्रतिध्वनि के तहत सौभाग्य से आरव का दिमाग और अधिक चुस्त हो गया और उसने वास्तव में अनजाने में एक अजीब सी हाथ की मुहर बना ली। ये हाथ की मुहर जटिल नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों जब आरव ने मुहर बनाई तो ये अविश्वसनीय रूप से कठिन था। मुहरें बनाने की विधि आरव के दिमाग में स्पष्ट रूप से थी। हालांकि पहली हाथ की मुहर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी नहीं बना पाया। ऐसा लग रहा था जैसे इस मुहर के भीतर जबरदस्त प्रतिकारक शक्ति थी जो उसके दोनों हाथों को अलग कर रही थी। आरव एक जिद्दी व्यक्ति भी था। इस पहली मुहर का आधा से ज्यादा हिस्सा उसने पहले ही बना लिया था। बस अंतिम चरण और यह सफल होने वाला था। इस समय वो बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए उसने अपने शरीर की सारी सार ऊर्जा का उपयोग किया, सील को पूरा करने की इच्छा से। पुहवार्क। आरव आखिरकार अपने गले में मिठास को रोक नहीं सका। मुंह से ताजा खून निकला। यह सील बहुत ही दबंग है। इसने मुझे अंदरूनी चोटों तक झकझोर दिया। पहली सील भी इतनी गहरी है, पीछे की सील कितनी भयानक होगी। आरव ने अपने मुंह के कोनों पर ताजा खून पोंछा और खुद को रोक नहीं सका। भावुक आप भरते हुए कहा। भले ही वो सफल नहीं हुआ, आरव इस बात की पुष्टि कर सकता था कि इस जंगल यानी कि शायद सभी 9 शब्द चरित्र और हृदय क्षेत्र का संभवतः किसी तरह का संबंध था। आरव पहले से ही बहुत लंबे समय से हृदय क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया था, लगातार मौके पर मार्च कर रहा था। जाहिर है वो एक अड़चन पर पहुंच गया था, लेकिन इस बार विजुअलाइजेशन के माध्यम से आरव ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि हार्ट लाइक स्टिल वाटर की क्षेत्र फिर से ढीला हो रहा है। जब तक वो कल्पना करता रहा, आरव के हृदय क्षेत्र में कुछ सफलता अवश्य ही मिलेगी। हालांकि आरव को इससे भी अधिक उत्साहित करने वाली बात यह थी कि यदि जंगल चरित्र की कल्पना करने से हृदय क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है, तो क्या उसे हृदय क्षेत्र में वृद्धि करने का कोई तरीका नहीं मिला? जब युद्ध शक्ति की बात आती है तो हृदय क्षेत्र में किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं होती, लेकिन इसका सहायक कार्य बहुत शक्तिशाली था। इस दौरान इस हृदय जैसा शांत जल ने पहले ही उसकी कितनी बार मदद की है,
ये भगवान ही जानता है। सार ऊर्जा क्षेत्र में वृद्धि आरव के लिए कोई कठिन बात नहीं थी, लेकिन हृदय क्षेत्र अलग था। वो जानता था कि यदि कोई स्वर्ग विरोधी सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ नहीं होती तो हृदय मोनोलिथ क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन था। अगर ये 9 अक्षर वाला सच्चा शब्द सूत्र वाकई हृदय क्षेत्र को आगे बढ़ा सकता है तो इसका लाभ बहुत बड़ा है। लेकिन ये सब सिर्फ आरव की कल्पना थी। उसने सिर्फ एक बार जंगल अक्षर की कल्पना की और पहली हाथ की मुहर भी नहीं बना सका। आगे बढ़ने की चाहत इतनी आसान कैसे हो सकती है? हालांकि जब तक काम करने की दिशा थी, आरव का मानना था कि वो किसी दिन इसे खोज सकता है। ठीक इसी समय आरव की दृष्टि अचानक धुंधली हो गई और उसे सीधे विरासत के स्थान से बाहर निकाल दिया गया। पता चला कि समय पहले ही समाप्त हो चुका था। इस बार उसका दृश्य 10 दिन का समय वास्तव में पलक झपकते ही बीत गया। जब आरव को होश आया तो वो आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं सका। 7वें स्तर का यह स्थान बड़ा नहीं था, बल्कि पूरी तरह से खाली था। उसके सामने सिर्फ एक छाया थी। ये बिल्कुल वही काले कपड़े वाला व्यक्ति था। क्या यह संभव है कि सीनियर आप इस 7वें स्तर के संरक्षक हैं? आरव ने बहुत जल्दी ही इस संबंध को समझ लिया। काले कपड़े वाला व्यक्ति पलटा और उदासीनता से बोला, ठीक है, यह 7वां चक्र बहुत सरल है। तुम्हें बस मेरी 3 हथेलियां पकड़नी है और फिर भी खड़े हो जाना है। सरल? शायद इतना सरल नहीं था, है ना? यह केवल तभी संभव था जब यह अंतरिक्ष मीनार का मालिक मूर्ख न हो कि वो 7वें स्तर पर एक सरल बाधा डाल सके। काले कपड़े वाला यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक विशेषज्ञ था जो अत्यंत शक्तिशाली था। आरव की वर्तमान शक्ति के साथ वो दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता था। यदि ये 3 हथेलियां पकड़ना इतना आसान होता तो अश्विनी को भी इस चक्र में करारी हार का सामना नहीं करना पड़ता। वो एक विचित्र अस्तित्व था, यहां तक कि वह भी इस चक्र को पार नहीं कर सका। इन 3 हथेलियों की शक्ति की कल्पना की जा सकती है। वरिष्ठ की शक्ति अथाह है। तुम मुझे 3 हथेलियों से मार रहे हो, मैं कैसे नहीं मर सकता? आरव ने कहा, चिंता मत करो, मैं अपनी सीमा को तुम्हारे बराबर स्तर पर दबा दूंगा। तुम अभी 8वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन में हो, मैं तुम्हारा सामना 8वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन से करूंगा। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने शांत भाव से कहा। उसके स्वर में अत्यधिक आत्मविश्वास झलक रहा था। आरव की अभिव्यक्ति आशंकित हो गई। क्या यह हो सकता है कि अश्विनी भी उसके जैसा ही था? अगर यह वास्तव में ऐसा था तो इस काले कपड़े वाले व्यक्ति की ताकत कितनी जबरदस्त रही होगी। जब से आरव ने पुनर्जन्म लिया है तब से यह पहली बार था कि किसी ने उसी क्षेत्र से उससे लड़ने की हिम्मत की हो। इसके अलावा काले कपड़े वाले ने जो कहा वो था, 3 हथेलियां और फिर भी खड़े होने में सक्षम, जिसका यह भी मतलब था कि आरव को बस इन 3 हथेलियों को सहना था और वो अगले स्तर में सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकता था। यह काले कपड़े वाला व्यक्ति या तो मूर्ख था या उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। आरव को विश्वास था कि उसका अपना प्रदर्शन ये काले कपड़े वाले व्यक्ति ने निश्चित रूप से ये सब ध्यान में रखा। उसने वास्तव में उन परिस्थितियों में ऐसा कहने की हिम्मत की जहां वो आरव की ताकत को जानता था। उसे निश्चित रूप से पूरा विश्वास था कि आरव उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आरव की चिंता को समझते हुए काले कपड़े वाले व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या डरे गए? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की हद तक नहीं। सबसे बुरा परिणाम सिर्फ चुनौती जारी रखने की योग्यता खोना है, बस इतना ही। मैं सिर्फ सीनियर की ताकत का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने मजाक नहीं किया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम गलत हो। पहले 6 स्तरों में वास्तव में घायल होने या मृत्यु का कारण बनने की संभावना नहीं थी, लेकिन इन 3 स्तरों के पीछे कोई भी कभी भी अपनी जान गंवा सकता है। इसलिए तुम संयोग से आगे बढ़ने की मानसिकता रखने की हिम्मत मत करो। अश्वेत कपड़े वाले व्यक्ति ने थोड़ा रुककर समझाया, यह वास्तविक मृत्यु है। आरव अंदर से चौंके बिना नहीं रह सका। यह काले कपड़े वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से मजाक नहीं कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि अगले 3 स्तरों पर वास्तव में चोट और मृत्यु होगी? अगर ऐसा था तो क्या अश्विनी को इस व्यक्ति द्वारा पीटा नहीं गया था? आरव कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अश्विनी को इस व्यक्ति द्वारा जमीन पर गिरा दिया जाएगा और वो उठ नहीं पाएगी। काले कपड़े वाले व्यक्ति को स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि आरव इस समय भी अश्विनी का मजाक उड़ाने के मूड में था। उसने शांत भाव से कहा, अभी भी तुम्हारे पास पीछे हटने का विकल्प चुनने का मौका है, लेकिन एक बार जब तुमने फैसला कर लिया तो तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है। आरव को ज्यादा हिचकिचाहट नहीं हुई और उसने सीधे तौर पर कहा, मैं चुनौती देना चुनता हूं। काले कपड़े वाला व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ। आरव का जवाब बहुत जल्दी था, जैसे कि उसने विस्तृत विचार विमर्श ही नहीं किया हो। क्या यह लड़का अपनी शानदार तकनीकों के कारण बहादुर था या फिर उसके दिमाग में कुछ बातें ही नहीं थी? हालांकि 7वें दौर तक पहुंचने में कुछ ही लोग सफल हुए, लेकिन कोई अपवाद नहीं था। पहले वे सभी लोग बिना किसी अपवाद के बहुत लंबे मानसिक संघर्ष से गुजरे थे।
उसके बाद ही वे इसके लिए सहमत होने का साहस जुटा पाए। हर कोई मौत की चुनौती का सामना शांति से नहीं कर सकता, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। केवल आरव ने ही बिना किसी हिचकिचाहट के ये कहा, क्या आपको यकीन है कि आपको पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि इन 10,000 वर्षों में कुल 4 लोग 7वें स्तर पर पहुंचे थे, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति मेरी 3 हथेलियों को सह सका, और बाकी 3 लोगों में से एक तो ऐसा था जिसे मैंने मौके पर ही मार डाला। काले कपड़े वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा था। प्रकाश स्क्रीन पर नाम केवल ये दिखा रहे थे कि 7वें स्तर पर पहुंचने वाले 3 लोग थे। जहां तक उनके जीवन और मृत्यु का सवाल है, यह स्पष्ट नहीं कर सकता था। दरअसल काले कपड़े पहने व्यक्ति का आरव द्वारा बार बार मजाक उड़ाए जाने के कारण उसके मन में अभी भी बदला लेने के विचार थे। वो आरव के चेहरे पर भय, ये भावना देखना चाहता था, लेकिन इस बार भी वो निराश था। आरव के चेहरे पर शांति थी और वो बिना किसी डर के बोल रहा था। वरिष्ठ के हाथों मरना यही दर्शाता है कि आरव के कौशल में कमी थी। अगर मैं मर जाऊं तो मर जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। आरव एक ऐसा व्यक्ति था जो एक बार मर चुका था। वो इस दुनिया में किसी से भी ज्यादा स्पष्ट रूप से मृत्यु के निहितार्थ को जानता था, लेकिन ठीक इसी वजह से आरव और भी ज्यादा शक्तिशाली शक्ति प्राप्त करने के लिए तरस रहा था। पुनर्जन्म के बाद आरव का सबसे बड़ा जुनून बदला लेना था। रुद्रदेव के ज्ञानोदय से गुजरने के बाद भी आरव का यह जुनून नहीं बदला। हालांकि वो अभी भी तर्कसंगत रूप से सोचने में सक्षम था। वो अभी भी इतना तर्कसंगत था कि प्रतिशोध से नियंत्रित एक भावनाहीन मशीन नहीं बन गया। वो धीरे धीरे अपनी तैयारी कर रहा था और अपनी ताकत बढ़ा रहा था। आरव की शक्ति की इच्छा का दृढ़ विश्वास किसी से भी बढ़कर था। विजयदेव बहुत शक्तिशाली था। पूर्ण शक्ति के बिना आरव उसे हराने में असमर्थ था। इस दृढ़ विश्वास के साथ आरव में कभी साहस की कमी नहीं थी। उसने इस दुनिया की हर चीज को चुनौती देने का साहस किया। अगर वो काले कपड़े वाले व्यक्ति की 3 हथेलियां लेने की भी हिम्मत नहीं कर पाया, तो बदला लेने के लिए विजयदेव से मिलने जाने का उसमें क्या साहस होगा? अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लोगों का सामना करते हुए आरव कभी पीछे नहीं हटा। अगर शक्तिशाली रोके तो शक्तिशाली को मार डालो, कुटिल रोके तो कुटिल को मार डालो। ये एक शक्तिशाली व्यक्ति का मार्ग था। आरव के चेहरे पर भाव देखकर काले कपड़े वाले व्यक्ति को पता चल गया कि उसने उसे बहुत कमतर आंका है। सच्चे शक्तिशाली व्यक्ति मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरते। उनका एकमात्र डर था ये डर कि वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। लगातार 2 बार पूर्णता प्राप्त करने के बाद आरव को स्वाभाविक रूप से पता था कि इसके पीछे उसके लिए और भी बड़े पुरस्कार प्रतीक्षा कर रहे थे, और वर्तमान आरव ने इस पुरस्कार की लालसा को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। शक्तिशाली बनने की ये इच्छा जीवन और मृत्यु से बहुत पहले ही आगे निकल चुकी थी। काले कपड़े वाला व्यक्ति बहुत देर तक चुप रहा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, लगता है मैंने तुम्हें कम आंका है। ये 3 हथेलियां असाधारण है, तुम्हें सावधान रहना होगा। उसने जैसे ही कहा, काले कपड़े वाले व्यक्ति का दायरा नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से नीचे चला गया, लेकिन उसके शरीर पर आभा लगातार बढ़ रही थी। आरव और काले कपड़े वाले व्यक्ति ने दूर से एक दूसरे का सामना किया, लेकिन उनके चेहरों पर पहले कभी नहीं देखी गई गंभीरता थी। काले कपड़े वाले व्यक्ति की भयावह आभा को देखकर आरव ने जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। अपने शरीर में मौजूद सभी सार ऊर्जा को जुटाया और उसे अपनी मुट्ठी में इकट्ठा किया। हथेली की हवा बहुत तेज थी। आरव समय पर असंख्य तलवार वर्षा नहीं फेंक सकता था। आभा आश्चर्यजनक थी, लेकिन काले कपड़े वाले व्यक्ति की हरकतें चौंकाने वाली नहीं थी। उसने अपनी हथेली को थोड़ा ऊपर उठाया और बस एक के बाद एक 3 हथेलियों को सहज तरीके से आगे बढ़ाया। 3 नीले ड्रैगन की गर्जना की एक श्रृंखला लेकर आरव की ओर पूरी गति से सरपट दौड़े। हथेली की शक्ति अभी आनी बाकी थी और आरव को घुटन महसूस कराने वाली एक सनसनी पहले से ही उसके सामने प्रसारित हो चुकी थी। इस समय आरव ने एक अभूतपूर्व दबाव महसूस किया। सार ऊर्जा प्रज्वलन, ज्वाला आंदोलन नरसंहार। इस समय आरव ने बिना कुछ रोके सबसे शक्तिशाली फ्लेम मूवमेंट कार्नेज का इस्तेमाल किया और विरासत के स्थान में जो अवधारणा उसने समझी थी उसे भी उसमें डाल दिया। तुरंत आरव ने अनगिनत घूंसे बरसाए। पूरा आकाश आरव की मुट्ठियों की छायाओं से भर गया। फिर भी उन 3 नीले ड्रैगन ने आरव की मुट्ठियों की छायाओं की पूरी तरह से अवहेलना की और आरव द्वारा सबसे आगे रखी गई सुरक्षा को भेद दिया। ये ऐसा था जैसे किसी पेड़ से सूखी टहनी तोड़ रहे हों। उन्होंने आरव की मुट्ठियों की छायाओं को बेरमी से तोड़ दिया और उन लाल रंग की मुट्ठियों की छायाओं को तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन आरव ने ये नहीं देखा। उसने फिर भी अपनी मुट्ठियों को उन्मत्तता से लहराया और लगातार 3 नीले ड्रैगन पर हमला किया। ये 3 नीले ड्रैगन जीवित प्राणियों की तरह लग रहे थे, जो उन्हें रोकने वाली हर चीज को बेहद अत्याचारी तरीके से नष्ट कर रहे थे।
उनके सामने आरव एक छोटी सी बिल्ली की तरह कमजोर था। अगर आरव के शरीर पर ऐसी अत्याचारी 3 हथेलियां पड़ती तो भयावह परिणाम की कल्पना की जा सकती थी। लेकिन आरव को खतरे के आने का एहसास नहीं था। उसकी मुट्ठियों की गति और तेज होती गई, मुट्ठी की परछाइयां और भी सघन होती गई। पहले तो काले कपड़े वाला व्यक्ति आरव के संघर्ष को शांति से देखता रहा, लेकिन इस बार उसकी अभिव्यक्ति अनायास ही उदास हो गई। उन 3 नीले ड्रैगन की आगे बढ़ने की गति वास्तव में उत्तरोत्तर धीमी होती गई। सघन मुट्ठी की परछाइयां नीले ड्रैगन के शरीर पर पड़ी। भले ही ये उसके लिए केवल खुजली ही थी, लेकिन आरव की मुट्ठी की परछाइयां बहुत तेज थी। इससे उन्हें भी काफी बाधा पहुंचती। इतनी देर में आरव ने अनगिनत घूंसे मारे। इसके अलावा उसकी गति और भी तेज होती जा रही थी। सच्चे ड्रैगन के रथ के सुधार के माध्यम से आरव का वर्तमान शरीर पहले से ही बेहद शक्तिशाली था और इस तरह के कर लगाने वाले मुक्का मारने की गति को पूरी तरह से झेल सकता था। बूम बूम बूम। हवा में अनगिनत मुट्ठी की परछाइयों की आवाज गूंज रही थी, जो बहुत शानदार लग रही थी। तीनों नीले ड्रैगन के शरीर वास्तव में धीरे धीरे भ्रमपूर्ण हो गए। ये उनकी ऊर्जा के समाप्त होने का संकेत था। हिस। इस लड़के ने वास्तव में ऐसी विधि से 3 हथेलियां ले लिया। जब नीले ड्रैगन के शरीर को धीरे धीरे बेहोश होते देखा तो काले कपड़े वाले व्यक्ति को पता था कि आरव का इस 7वें स्तर को पार करना पहले से ही लगभग निश्चित था। वास्तव में काले कपड़े वाले व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा था कि आरव 7वें स्तर को पार नहीं कर सकता। आरव 2 बार पूरी तरह से राउंड को पार कर सकता था। उसकी अवधारणाओं की समझ अन्य मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत दूर थी। यहां तक कि वो सिबांस भी आरव की तुलना में बहुत खराब था। इसके अलावा आरव सच्चे ड्रैगन के खून के पुनर्संरचना से गुजरा था। उसकी सार ऊर्जा में अब एक सच्चे ड्रैगन की क्यूई समाहित थी। आरव द्वारा अब फायर की गई फ्लेम मूवमेंट कार्नेज की शक्ति पहले की तुलना में पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। अगर ऐसा आरव 7वें स्तर को पार नहीं कर पाता तो वो आत्महत्या करने के लिए सीधे टोफू का एक टुकड़ा ढूंढ सकता था। बूम बूम बूम। आरव ने एक के बाद एक मुक्का मारा। तीनों नीले ड्रैगन की छायाएं पहले से ही धुंधली और धुंधली होती जा रही थी। इस तरह की शुरुआती बर्बरता और गर्व पहले से ही पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अंत में एक धमाके के साथ तीनों नीले ड्रैगन सीधे हवा में फट गए और वे पहले से ही आरव से 30 फीट से भी कम दूरी पर थे। एंड ये लड़का क्या कर रहा है? काले कपड़े वाला व्यक्ति अचानक हैरान हो गया। आरव द्वारा तीनों नीले ड्रैगन को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद भी वो लगातार मुक्के मार रहा था। हवा में घनी फिर भी मंद विस्फोट ध्वनियां निकल रही थी, जिससे लोग अविश्वसनीय रूप से घुटन महसूस कर रहे होंगे। उल। अचानक आरव की मुट्ठी की छाया से एक उग्रलाल विशाल ड्रैगन बाहर निकला, जो सीधे काले कपड़े वाले व्यक्ति की ओर झपटा। काले कपड़े वाले व्यक्ति की पुतलियां सिकुड़ गई और उसने ठंडी सांस ली। हिस। ये लड़का सच में एक संकी है। काले कपड़े वाले व्यक्ति के हाथ की हरकतें धीमी नहीं थी। बस इतना ही था कि उसने धीरे धीरे अपनी हथेली से ड्रैगन के सिर को पकड़ा और फिर उसी तरह हल्के से चुटकी काटी। शुरू में हिंसक लाल ड्रैगन तुरंत गायब हो गया। हु हु हु। आरव आखिरकार रुक गया और भारी सांस लेते हुए सीधे जमीन पर गिर पड़ा। वो पहले से ही पूरी तरह से थक चुका था और इस समय एक उंगली भी नहीं हिला सकता था। कितने साल हो गए? तुम पहले व्यक्ति हो जिसके पास अभी भी मुझ पर पलटवार करने के लिए बची हुई ताकत थी। वाकई कमाल है। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने आखिरकार अपनी तारीफों में कोई कमी नहीं छोड़ी। भले ही उसे बहुत पहले से ही अंदाजा था कि 7वां स्तर आरव को नहीं रोक सकता, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि आरव के पास उसके हमलों को बेअसर करने के बाद भी पलटवार करने के लिए ताकत बची हुई है। उसकी पहले की वे 3 हथेलियां वाकई में यूं ही नहीं भेजी गई थी। बात बस इतनी थी कि उसे पहले से ही हथेली के बल पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए यह सहज लग रहा था। उसकी नजर में आरव का इन 3 हथेलियों को मुश्किल से संभाल पाना पहले से ही बुरा नहीं माना जा रहा था। बात वैसी ही हुई जैसी उसने शुरू में उम्मीद की थी। उसने अनुमान लगाया कि आरव की सीमाएं भी इन 3 हथेलियों से मुश्किल से ही गुजर रही थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि आरव की सीमाएं उसकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा थी। नहीं, यह कहना चाहिए कि आरव की सीमाएं बस इतनी ही थी। लेकिन जब उसने पहले फ्लेम मूवमेंट कार्नेज का इस्तेमाल किया तो उसे कुछ प्रेरणा मिली। इसलिए उसने अपने दांत भींचे और जितना वो शुरू में कर सकता था उससे ज्यादा समय तक लगा रहा। पहला आधा भाग आरव की ताकत थी, जबकि दूसरा आधा भाग पूरी तरह से आरव की इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अपने दांत पीसता और आगे बढ़ता रहा। इन अनगिनत वर्षों में काले कपड़े पहने व्यक्ति ने जो प्रतिभाएं देखी थी वे नदी पार करने वाले मछली के झुंड की तरह थी। उनकी गिनती करना बहुत मुश्किल था। फिर भी उसने पहले कभी आरव जैसी इच्छा शक्ति वाले किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को नहीं देखा था।
जब किसी की शारीरिक क्षमताएं सीमाओं से ज्यादा हो जाती है तो ये बेहद पीड़ादायक होता है। इसके अलावा किसी की हरकतों में सभी तरह की असंगतियां दिखाई देती है। बिना दृढ़ इच्छा शक्ति के अपनी ताकत को नियंत्रित करना संभव नहीं था। लेकिन अभी आरव की मुट्ठी का नियंत्रण बहुत बढ़िया था, उस आखिरी धरती हिला देने वाले प्रहार तक। अंत में वो अग्नि ड्रैगन काले वस्त्र वाले व्यक्ति के सामने एक ही वार में टूट गया, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था। उस प्रहार की शक्ति पहले से ही असंख्य तलवार वर्षा के नीचे बिल्कुल भी नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम सच्चे ड्रैगन के खून को परिष्कृत कर सकते हो। तुम्हारी इस इच्छा शक्ति के आधार पर तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां पहले से ही असीम है। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने प्रशंसा की। आरव न तो बोलना चाहता था और न ही उसके पास बोलने की ताकत थी। वो पहले से ही पूरी तरह थक चुका था। स्थिति को सहजता से देखते हुए काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने आरव के शरीर में सार ऊर्जा की एक धार छोड़ी। आरव थोड़ा कांप उठा और आखिरकार कुछ ताकत हासिल की। वो उठकर बैठ गया और काले कपड़े वाले व्यक्ति से पूछा, ये क्या इसे सफल माना जाता है? काले कपड़े वाला व्यक्ति चकित था और वो हंसे बिना नहीं रह सका और बोला, बेशक, इन तीनों स्तरों में कोई पूर्णता नहीं है। अगर होती तो आपने अभी अभी राउंड को पूरी तरह से पूरा कर लिया माना जाता। आरव ने अंतिम मुक्का मारा और सीधे जमीन पर लेट गया। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने पहले जो कहा था उसके अनुसार यह चुनौती में विफल होना चाहिए था, लेकिन एक मूर्ख भी बता सकता था कि आरव ने वास्तव में राउंड पूरा कर लिया है। इसके अलावा उसने राउंड को बहुत खूबसूरती से पूरा किया। आरव ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हो तो ये अच्छा है।